काम निरंतर जारी है। हिंदी की स्थिति पूरे विश्व में सुधरना इस आवश्यक है, क्योंकि हमारा भारतीय डायस्पोरा में फैला हुआ है और अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा भाषा बनाए रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। शिक्षा की बात पर मुझे स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां याद आती है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, उसके लिए हिंदी से ज्यादा अधिक भारतीय समाज में उनकी अंतर्निहित पूर्णता को दिखाने के लिए, बताने के लिए और उसको विकसित करने के लिए, हमारी भारतीय सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत करने के लिए हिंदी से अधिक कोई अच्छी भाषा नहीं हो सकती। संस्कृत में लिखे हुए मंत्र जब हिंदी में रूपांतरित होकर हमारे आज के समाज से जुड़ते हैं, आज की स्थितियों से जुड़ते हैं, तो वो हमें एक बल देते हैं। और मुझे तब ध्यान आता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को। विद्या ददाति विनयम है, या ता विद्या या विमुक्त है, जो विद्या विमुक्त करती है हमें अपने अज्ञान से, हमें अपने अंदर की छिपी हुई कुरीतियों से, उन सब से निकाल कर हमें अपनी संभावनाओं से जो जोड़ती है, वही असली विद्या होती है। और हिंदी ने वह काम पहले प्रारंभ किया था। ये बात दुखद है कि बीच में हिंदी की स्थिति को लेकर हम लोग जिस तरीके के संकट में घिर गए हैं, उस संकट से उबरने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। और आज का यह सत्र जो है विमर्श का, विश्व हिंदी शिक्षण स्थिति और संभावनाएं के उसी संदर्भ में बड़ा प्रयास है, काम है, जिसमें हमारे तीन विद्वान, हमारे तीन बहुत ही आज के जो हमारे प्रमुख अतिथियों में से हैं, आज के हमारे विशेष व्यक्ति हैं, उनको वो लोग आज विदेश में जा रहे हैं हिंदी का परचम लहराने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती सुनीता पाहुजा जी का, जो कि द्वितीय सचिव बनकर, हिंदी व संस्कृति की द्वितीय सचिव बनकर मॉरिशस जा रही हैं। उनको अनेक शुभकामनाएं। शिव कुमार निगम जी द्वितीय सचिव हिंदी व संस्कृति के बनकर और टैगो जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत कृपया अपना बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिएगा। सत्येंद्र दाहिया जी रहे नेपाल, सत्येंद्र दाहिया जी अताशे नेपाल जा रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज की हमारी प्रमुख वक्ता है डॉक्टर नूतन पांडे, पूर्व द्वितीय सचिव मॉरिशस, और डॉक्टर दीपक पांडे, जो कि पूर्व द्वितीय सचिव रहे हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो के। तो दो लोग अपने स्थान दो नए लोगों को दे रहे हैं और दाहिया जी अताशे नेपाल जा रहे हैं। हमारे आज के संचालक कर रहे हैं जवाहर कर्नावट जी, निदेशक हिंदी भवन भोपाल। जवाहर जी हिंदी पत्रकारिता, विदेशों में हिंदी की स्थिति पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे जानकार। मुझे खुशी है कि आज का संचालक का काम वो करेंगे। मुझे ये भी प्रसन्नता है कि जो हमारे सुनीता पाहुजा जी हैं उस मॉरिशस में जा रही हैं, जहां लगभग अब हमारे हिंदी को पहुंचे हुए, हिंदी प्रकाशन को पहुंचे हुए सदी से ऊपर बीत गई है। तो 13 में वहां पर पहली कविता प्रकाशित हुई थी हिंदी, जहां पे बहुत अधिक संख्या में बोली जाती है। जो लोग हिंदी बोलते हैं और नेपाल में 6 लाख भारतीय हैं। इतने सारे लोगों के बीच आप जने जा रहे हैं, वहां पर जाकर हिंदी का, अपनी भाषा का, शिक्षण का बहुत काम करने वाले हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जवाहर जी से अच्छा संचालक कोई हो नहीं सकता था इस कार्यक्रम के लिए, मैं उनको भी अभिनंदन करती हूँ। अखिलेश मिश्र जी और विनोद कुमार, आप लोग दोनों का हार्दिक अभिनंदन। अखिलेश मिश्र जी के बारे में और अधिक जो हमारे संचालक महोदय हैं तो सबके बारे में बताएंगे विस्तार से, पर मुझे ये प्रसन्नता है कि आज मैं इस मंच से अखिलेश मिश्र जी का स्वागत कर पा रही हूँ। अखिलेश जी कनाडा में, टोरंटो में 3 वर्ष यहाँ पर उच्चायोग में रहे हैं और आज वो भारतीय राजदूत हैं और अपर सचिव है विदेश मंत्रालय में। उनकी प्रगति, उन्नति निरंतर बढ़ती रहे, इसी प्रकार से उनका साथ और शुभकामनाएं, उनका स्नेह हम सभी को मिलता रहे। ये मेरी विशेष प्रसन्नता की बात है कि मैं मिश्र जी का स्वागत यहाँ कर पा रही हूँ। और मॉरिशस विनोद कुमार, हम सब साथ बराबर से बने हमारे कार्यक्रमों में बराबर
और आज का ये कार्यक्रम हमारा विश्व हिंदी परिवार के जिसके संस्थापक हैं हमारे अनिल कुमार जोशी जी, जिनके माध्यम से हम ये सब बातचीत कर पा रहे हैं। और अनिल जी भी वो भी यहाँ पे है उपस्थित, उनका फिर से हार्दिक धन्यवाद, उनके माध्यम से इतनी सब बात कर पा। और विश्व हिंदी मॉरिशस का भी धन्यवाद। मैं सादर बहुत ही स्नेह और आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ जवाहर कर्नावत को कि वे आए और मंच संभाले। और आज का जो कार्यक्रम है विश्व हिंदी शिक्षण स्थिति और सब पर अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम हमेशा इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो पूर्व अधिकारी रहे हैं वो वर्तमान को प्रेरणा देंगे और इन तीनों देशों में भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा, हम ऐसी कामना करते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज माननीय श्री अभिषेक मिश्र जी, अपर सचिव विदेश मंत्रालय, हमारे लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। उनका इतना गहन अनुभव है और विश्व के विभिन्न स्थानों पर रहकर और खासकर पिछले दिनों वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में महानिदेशक रहे और मुझे उनको दिल्ली में सुनने का सौभाग्य मिला था। कितना विद्वत्तापूर्ण उनका भाषण था। वे मालदीव में एम्बेसडर रहे हैं, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो में रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, तंजानिया, यूएसए, नेपाल, इटली, पेरू आदि में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा स्पेनिश, इटालियन और नेपाली के भी वे ज्ञाता हैं। हिंदी और इसके साथ ही उनका भारतीय संस्कृति, भाषा, योग, दर्शन के प्रति विशेष रुचि है। मैं उनका स्वागत करता हूं, ये हमारा सौभाग्य है। और इसके अलावा आदरणीय मिश्र जी और हमारे सभी वक्ता, हमारे अतिथि मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं नूतन पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे, क्योंकि मॉरिशस में द्वितीय सचिव रही हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन उन्हीं के समय हुआ था और संयोग से मॉरिशस में प्रेमचंद कहे जाने वाले अभिमन्यु अनंत जी का आज जन्म दिवस भी है और 9 अगस्त को भारत के लिए विशेष दिवस है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो एक आज विशेष शुरुआत हुई थी 9 अगस्त को, तो इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ नूतन जी को कि नूतन जी आए और अपनी बात कहें। नूतन पांडे जी, और नूतन पांडे जी मैं बता दूं कि वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय में सहायक निदेशक हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई उनके आलेख प्रकाशित हुए हैं। मॉरिशस की पुस्तक न्यूज से निर्माण तक उनकी रही है और बहुत तो सक्रिय रही है। कई उन्हें सम्मान भी मिले हैं, उनका लेखन भी उन्होंने जबरदस्त किया है। तो नूतन पांडे जी का मैं स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात करें। नूतन। धन्यवाद सर। आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अखिलेश मिश्रा जी, अपर सचिव विदेश मंत्रालय, प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय, परम आदरणीय श्री अनिल जोशी जी, उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, जवाहर कर्नावत जी, शैलजा सक्सेना जी, पद्मेश जी को मैं देख रही हूँ, नारायण कुमार जी दिख रहे हैं, मोहन बहुगुणा जी, सभी का मैं सभी को हार्दिक नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो प्रबुद्धगण हमारी इस वेब संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे 3 मित्र भी हैं जिनको अभी मेरे परम आदरणीय जगन्नाथन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे परम ये 3 मित्र, जिनमें सुनीता पाहुजा जी जो मॉरिशस जा रही हैं, शिव कुमार निगम जी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जा रहे हैं और सत्येंद्र गंजा जी नेपाल जा रहे हैं। ये तीनों अपने गंतव्य देशों में शीघ्र ही जाएंगे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। विदेश मंत्रालय ने इनको प्रतिनियुक्त किया है और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आगे मैं इनसे बात करती रहूंगी इस बारे में। लेकिन अभी मुझसे व्यवस्थापकों ने कहा है कि अपने जो आपके मॉरिशस के 4 साल का अनुभव है उसके बारे में बात करें, तो मैं अपनी बात को उसी में सीमित रखूंगी। मॉरिशस में कहने को तो मॉरिशस के बारे में बहुत कुछ है, बहुत समय भी लग सकता है, लेकिन एक निर्धारित समय में अपना वक्तव्य मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मॉरिशस एक हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम प्रांत में स्थित है। एक बहुत छोटा सा, बहुत सुंदर सा एक द्वीप है
जिसमें जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की लगभग आधी आबादी भारतवंशियों की है, भारतीय मूल की है। ये एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है। और सबसे बड़ी खासियत इस देश की यह है कि विभिन्न समुदायों के लोग बड़े प्रेम से, बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते हैं। उनकी खूबियत खासियत यह है कि अपनी आइडेंटिटी को भी सुरक्षित रखते हैं और दूसरे की भाषा संस्कृति को भी उतना ही सम्मान देते हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मल्टीकल्चरल देश में इस तरह से होना, इस तरह का मधुर सांप्रदायिक सौहार्द बनना बहुत प्रशंसनीय है। मॉरिशस की हमारी आधी से अधिक आबादी लगभग भारतीय मूल की है, भारतवंशियों की है। भारतवंशियों से मेरा तात्पर्य है कि इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ये सभी संस्कृति के लोग हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर चीनी, अफ्रीकी और दक्षिणी अफ्रीकी समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो इस तरह से एक ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी का निर्माण करते हैं। जब 1868 में देश स्वतंत्र हुआ तब से भारतवंशियों की यहाँ पर सत्ता है। सभी लोग यहाँ जो भी पावर में रहे, सत्ता में रहे, वो भारतवंशियों के हाथ में रहा। और जब हम भारत और मॉरिशस के संबंधों की बात करते हैं तो ये संबंध बहुत ही अनूठा कह सकती हूँ मैं इसको, अनूठा और अद्भुत, एक तरह से एक यूनिक संबंध है, एक गर्भनाल का संबंध है। और जो हमारे संबंध है वो बड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं, ऐतिहासिक है और बहुत दीर्घ है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन समय समय पर करते हैं जहां भी जरूरत होती है। भारत मॉरिशस को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं विभिन्न परियोजनाओं को पूरी करने में देता है, जिसमें से कुछ एक का मैं नाम लेना चाहूंगी, जिसमें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, मेट्रो परियोजना जो रिसेंटली लागू की गई है, चल रही है अभी, विश्व हिंदी सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ये सब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत के आर्थिक मदद से, ग्रांट से चल रही हैं। और भारत समय समय पर इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रेडिट बढ़ाता रहता है। और भारत और मॉरिशस के संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि भारत ने मॉरिशस को बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे मुद्दों में स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि एक डबल टैक्सेशन एवॉइडेशन एक्ट है, जिसमें व्यापारिक संबंधों में, व्यापारिक संधियों में और बहुत सारी व्यापारिक छूट दी गई है मॉरिशस को। विशेष तौर पर ओसीआई कार्ड है, उसमें मॉरिशस को विशेष प्रिविलेज दिया गया है भारत सरकार ने। तो इस तरह से ये जो विशेष प्रिविलेज भारत द्वारा दिए गए वो दिखाते हैं कि दोनों देशों के संबंध कितने मधुर हैं और दोनों एक दूसरे को एक दूसरे पर कितना कहना चाहिए कि एक दूसरे के सहयोग की आकांक्षा रखते हैं। जैसा आप सब लोग जानते होंगे कि मॉरिशस को एक लघु भारत कहा जाता है। मॉरिशस के लोग, जब मैं वहां रहती थी तो अधिकतर मॉरिशस के लोगों से सुनने को मिलता था कि भारत हमारा बड़ा भाई है। तो जिस तरह से बड़ा भाई से अपेक्षा करते हैं, वैसी मॉरिशस भी भारत से बहुत से सारे मामलों में अपेक्षा करता है। और बहुत एक तरह से कहते हैं कि पुरखों की उनकी जमीन है, क्योंकि वहां पर 200 साल पूर्व जो गिलमिटिया मजदूर थे वो ले जाए गए थे। बहुत कारणों से उस पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाऊंगी इस पर, क्योंकि हमारा इस वक्त विषय दूसरा है। तो इस जो वहां जाए गए, वो ले जाए गए थे, मजदूर ले जाए गए थे, और उनको जो गिलमिटिया मजदूर थे उन्हीं के रक्त और श्वेत से जो उन्होंने संघर्ष किया, उन्हीं के खून पसीने से आज जो मॉरिशस एक सुंदर प्रदेश है और जिसकी विश्व मानचित्र पर एक बहुत बड़ी पहचान है, उसमें हम भारतवंशियों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं भारतवंशियों को बहुत आभारी हम लोगों को रहना चाहिए कि उन्होंने मॉरिशस के लिए मॉरिशस को इतनी सुंदर पहचान दी है विश्व में। तो वहाँ के लोग, एक कहावत भी है जो मॉरिशस और भारत के प्रेम को दिखाती है। वो लोग कहते हैं कि जब भारत को छींक आती है तो मॉरिशस के लोगों को बुखार होता है। तो ये दिखाता है कि मतलब कितना अटूट संबंध है जो कभी शायद कमजोर नहीं पड़ेगा। और जो हमारे जो भारतीय दूतावास है वो इस संबंध को निरंतर मजबूत करता है। और जो हमारा पद है आज, जिसमें सुनीता पाहुजा जी जा रही है, द्वितीय सचिव का भाषा संस्कृति, बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं आजकल की टर्मिनोलॉजी, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस तरह से जो द्वितीय सचिव का कार्य बहुत अहम भी होता है।
और जो मॉरिशस है, बहुत सारे लोग गिरमिटिया देशों में गए, बहुत सारे जगहों पर प्रवासी लेखन हो रहा है, लेकिन मॉरिशस को मैं कुछ एक अलग ढंग से देखना चाहती हूँ और अलग ढंग से देखती हूँ। मैं ही नहीं, मुझे लगता है आप सब लोग भी इससे सहमत होंगे कि मॉरिशस डायस्पोरा हिंदी का एक ध्रुव देश है, एक केंद्रीकृत देश है, जहाँ पे इसके जो मैं ये बात कह रही हूँ उसका एक नहीं बहुत सारे कारण है। क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है कि जो भारतवंशी है वो अपने भाषा और संस्कृति को अपने में सहेजे हुए हैं, उस पर गर्व महसूस करते हैं और न केवल गर्व महसूस करते हैं बल्कि अपनी नई पीढ़ी को हस्तांतरित भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने देशों में आज भी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो वहाँ पर साहित्य लिखा जा रहा है हिंदी भाषा में, वो मुझे लगता है कि जितना गुण की दृष्टि से स्तरीय तो है ही, संख्या की दृष्टि से भी बहुत ही अधिक लिखा जा रहा है और बहुत ही स्तरीय साहित्य है। वो साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा जा रहा है। तो जो हिंदी साहित्यकार है वो अपनी एक अलग पहचान लेकर हिंदी की अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और पूरे हमारी हिंदी को पूरे विश्व में एक नई पहचान दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य मॉरिशस के साहित्यकारों के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा कारण जो मैं बताऊंगी मॉरिशस के संदर्भ में वो ये है कि भारत से बाहर मॉरिशस ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने का मुझे भी अपना योगदान देने का मुझे भी अवसर मिला, मैं वहां पर थी। इसके अलावा चौथा कारण ये है कि यदि हम मॉरिशस की बात करेंगे तो विश्व हिंदी सचिवालय को का नाम न ले ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हमारे साथ प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी भी हैं, वो महासचिव का पदभार 4 साल से संभाल रहे हैं। उनके पास प्रशासनिक और अकादमिक बहुत लंबा अनुभव है, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत बार अवसर मिला 4 सालों में। और हम लोगों ने दोनों ने भारतीय उच्चायोग और विश्व हिंदी सचिवालय ने एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जिनको सफल भी कहा जा सकता है और जिनको आज तक मॉरिशस के लोग याद करते हैं। तो मैं पूरा श्रेय प्रोफेसर मिश्रा जी को देना चाहूंगी। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा जो सफलतापूर्वक आयोजित हुआ उसमें विष्णु जी का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत उन्होंने मेहनत की है, इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। और सबसे अच्छी खुशी की ये बात है कि हम दोनों ने लगभग 4 साल अभी तक वहां पर बिताए हैं। 3 साल में मिश्र जी के साथ रही और इस वक्त बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी हमारी सचिवालय की जो अधूरी पड़ी हुई थी लंबे समय से। तो प्रोफेसर मिश्रा की ऊर्जा से और सक्रियता से वो बहुत सारी योजनाएं आज पूरी हो गई हैं और सचिवालय अपने प्रयासों में आगे बढ़ रहा है। और खुशी मुझे इस बात की होती है कि जो हमारा भारतीय उच्चायोग है जिस पद पर मैं रही उसमें सचिवालय की सब कमेटी के मेंबर के रूप में हमारा एक योगदान होता है। भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से मैंने भी छोटा सा अपना योगदान हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने, जो भी मेरा छोटा सा योगदान रहा, मैं अपना योगदान दे पाई। जब हम मॉरिशस में, इसके लिए मैं प्रोफेसर मिश्रा का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि अपने बचे हुए समय में अभी उनके पास काफी समय है वहां पर और इस समय में वो अपने जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से कार्यान्वित करेंगे और सचिवालय को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। जब हम हिंदी की बात करते हैं मॉरिशस में तो जैसा मैंने बोला कि हमारी आधी से अधिक आबादी भारतवंशियों की है, जिसमें काफी सारे हिंदू हैं। सबसे ज्यादा हिंदू है, मुस्लिम, तमिल, तेलुगु, गुजरातियों का अलग अलग प्रतिशत है। तो जो हिंदी है उसमें जो मॉरिशस में प्राथमिक स्तर पर जो औपचारिक रूप से हिंदी पढ़ाई जाती है वहां पर फ्रेंच और अंग्रेजी अनिवार्य है, लेकिन हिंदी तीसरी भाषा एक और भाषा के रूप में वहां पे सिखाई जाती है हिंदी, जिसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं में से वैकल्पिक रूप से एक भाषा का चुनाव करना होता है। तो इस तरह से अधिकतर लोग हिंदी भाषा का चयन करते हैं बच्चे और कुछ लोग अपनी अपनी प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मराठी इन भाषाओं का भी चयन करते हैं। तो जो मॉरिशस की भाषा है कहने को और जो हमारी राजकीय भाषा जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, वो अंग्रेजी है। लेकिन उसका जो मीडिया है वहाँ का जो सत्ता है उस पर प्रभुत्व थोड़ा शोचनीय भी है, वो फ्रेंच भाषा का है। अधिकतर सारे जो प्रेस है, जो पत्र आते हैं, समाचार पत्र निकलते हैं, वो सारे फ्रेंच के होते हैं।
आपको सुनकर बड़ा दुख भी होगा इस बात का कि हिंदी या कोई भी अखबार वहां पर नियमित अखबार नहीं निकलता, साप्ताहिक भी नहीं निकलता है। ये मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रकाशन की भी समस्या है और हिंदी की बहुत सारी समस्याएं अपनी अलग हैं। कुछ पत्रिकाएं की शुरुआत भी हुई, लेकिन कुछ कारणोंवश वो बंद भी हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, लेकिन नियमित कोई भी अखबार हिंदी का वहां पर नहीं चलता है। तो ये थोड़ा सा, जब हिंदी लोग बोलने वाले लोग इतने हैं, तो वहां पर इस तरह का प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए कि किसी भी तरह से, किसी भी सहयोग से, भारत सरकार और मॉरिशस सरकार दोनों के सहयोग से हिंदी के पत्रिकाओं के लिए कुछ, जो मैंने अपना अनुभव किया उसके लिए कुछ ना कुछ करना अवश्य चाहिए। और जो सबसे अधिक भाषा वहां पर बोली जाती है, कहने को हम कहते हैं कि 68%, लगभग जो 2012 का डेटा है उसके हिसाब से 68% भारतवंशी है। तो हिंदी हमारी अधिकतर बोली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर मॉरिशस की अधिकांश जनता अपने दैनिक जीवन में क्रियोल का व्यवहार करती है। क्रियोल, घर में क्रियोल भाषा बोली जाती है लोगों के। कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर हिंदी और भोजपुरी, जैसे दादा दादी हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, वो लोग अपने बच्चों के साथ में उनको और भाषाएं, हिंदी भाषा नहीं आती, वो भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा, जो इस विषय में हमें विचार करने की, मंथन करने की जरूरत है कि हिंदी का इतना बड़ा समुदाय होने के बावजूद हिंदी घरों से दूर क्यों होती जा रही है। ये सोचने का विषय है, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, और भारतीय उच्चायोग और भारत सरकार और वहां की सरकारों और संस्थाएं, जो हिंदी संस्थाएं, उन सबको इस तरह से इस पर ध्यान रखना चाहिए। जो एक हिंदी का सबसे बड़ा केंद्र है, वो वहां पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है। जैसा आप नाम से ही जान रहे हैं, महात्मा गांधी भारत के सहयोग से ही बना है। 1970 में यहाँ पर BA, MA और शोध के स्तर पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। इस तरह कार्य किए जा रहे हैं। अपना पूरा हिंदी डिपार्टमेंट है, और अभी हाल में ही जो हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से वहां पर पाणिनी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट ये दिया था हम लोगों ने उन लोगों को। इसके माध्यम से जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं BA, MA के, वो तकनीकी से, नई तकनीक से सुदृढ़ हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं, और एक जो आधुनिक जो साधन है तकनीकी के, वो उनको प्रदान किए गए हैं भारत सरकार से। तो एक नाम से ही बहुत अच्छा लगता है मुझे, पाणिनी भाषा प्रयोगशाला। ये बहुत बड़ा अच्छा पहल किया है, और इसका बहुत अच्छा मॉरिशस के लोग काम भी कर रहे हैं, उसको अधिकाधिक उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। उसके बाद अनेक संस्थाएं हैं जो गैर सरकारी भी है, हिंदी पिछाड़ी सभा है, आर्य सभा है, हिंदी स्पीकिंग यूनियन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, विश्व हिंदी सचिवालय है, जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा जो एक वातावरण है हिंदी का, कहने को हम कह सकते हैं कि एक अच्छा सा वातावरण वहां पर बना हुआ है। जो मैंने बताया कि महात्मा गांधी संस्थान है, वहां पर भारतीय उच्चायोग एक और खास कार्य करता है। वहां पर ICCR चेयर है, 2 चेयर है वहां पर। एक हिंदी की चेयर है, ICCR हिंदी चेयर, और दूसरा है संस्कृत और दर्शन शास्त्र की। तो जो भारत से प्रोफेसर हैं, जो बड़े, वो लोग वहां पर जाते हैं और भारतीय उच्चायोग के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। भारतीय उच्चायोग ICCR के साथ समन्वय स्थापित करके सारे काम करता है। उसके पश्चात दूसरा जो मैंने एक बात बताई, एक ICCR स्कॉलरशिप्स भी है, जो छात्रवृत्ति। एक खास बात में आपको एक अलग जो हटके शायद और कंट्रीज में नहीं होगा, जब हमने शिव निगम जी को और सुनीता जी को पता होगा कि जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो हिंदी और संस्कृत मिला है, द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृत, ये लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा ही मिला था। मुझे लग रहा है आप लोगों को भी यही मिला होगा। लेकिन जब हम लोग मॉरिशस में, जैसा मुझे नहीं पता कि और देशों में क्या होता है, लेकिन जब मैं मॉरिशस में गई तो जो हिंदी और संस्कृत की जगह उसको एजुकेशन एंड लैंग्वेज कर दिया गया। जो द्वितीय सचिव का नाम रखा गया वो एजुकेशन एंड लैंग्वेज, सेकेंडरी E&L कहा जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पे संस्कृति और भाषा तो एक ही मान के चल रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा का कार्य भी बहुत अधिक है मॉरिशस में। क्योंकि ICCR की लगभग 100 स्कॉलरशिप्स हैं वहां पर, जो भारत देता है, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दी जाती है, जिसमें इंजीनियरिंग की भी है, एस्ट्रोनॉमी, बहुत जो आधुनिक जो स्ट्रीम्स हैं उन सब की, और ह्यूमैनिटीज की भी है, इंडियन लैंग्वेजेस की भी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी है, जिसके माध्यम से भारतीय साहित्य और कल्चर का प्रचार प्रसार किया जाता है। और भारतीय मॉरिशस के लोगों को एक तरह से भारत से जोड़ने का प्रयास है, एक बहुत अच्छा प्रयास है, और भारतीय उच्चायोग के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त ITEC है,
KYC, नो इंडिया प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके माध्यम से हम मॉरिशस और भारतीयों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और उनको इनका संबंध बनाए रखते हैं। जब कल्चर की बात करते हैं तो अभी ज्यादा मुझे लगता है समय नहीं है, तो मैं कल्चर पे सीधे आती हूँ। कल्चर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर पता ही है आप लोगों को कि मॉरिशस और भारत का सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरा है। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगी, केवल इतना बताऊंगी कि जो वहां पर स्पीकिंग यूनियंस है हर भाषा की, आपकी भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन है, हिंदी स्पीकिंग यूनियन है, तमिल स्पीकिंग यूनियन है, तेलुगु स्पीकिंग यूनियन है, मराठी स्पीकिंग यूनियन है, जो भारत से संबंधित है। इस तरह ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंध रखती हैं और इनका उद्देश्य है भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना और अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं जिससे वहाँ के बच्चे इन भाषाओं को पढ़ें और भाषा और संस्कृति को विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जानें। वहाँ पर प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, इसमें सब में भारतीय उच्चायोग का योगदान किसी न किसी रूप में रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी तरह का समर्थन हम लोग उनको देते हैं किसी ना किसी रूप में। और जैसे हमारा कल्चर सेंटर है वहाँ पर, इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर, वो विश्व का सबसे बड़ा कल्चर सेंटर है और उसके माध्यम से बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम्स किए जाते हैं और जोड़ा जाता है लोगों को। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पे आंध्र दिवस मनाया जाता है, मराठा दिवस, शिवाजी दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना अब हो गया तेलंगाना दिवस। तो इस तरह से जो भी प्रतीक है हमारी संस्कृति के, हमारे राज्यों के, वो वहां पर मनाए जाते हैं। अभी 15 अगस्त आने वाला है, आपको विश्वास नहीं होगा इस बात और होगा इतना आपको आनंद होगा कि वहाँ के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, लाल माटी है, स्वराज भवन है, बहुत सारी जगहों पे भारत का झंडा लहराया जाता है, भारत का गान गाया जाता है। तो ये एक तरह से जुड़ाव भारत से दिखाता है, भारत और दोनों देशों का। तो ये जुड़ाव है वो उसको हमें मजबूत करना है। और भी जो भी यहाँ से जाते हैं हमारे अधिकारी भारतीय उच्चायोग में काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन सबको इस तरह के कार्य करने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति और हमारे देश से एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिससे वो जो हमारे भारतवंशी जो एक बड़ी आशा से उनको हमारे प्रति विश्वास ही बहुत है, हमसे वो अपेक्षाएं भी रखते हैं और एक अपना कहते हैं बड़ा भाई, तो एक जो भावना है उसको हमें और अधिक मजबूत करना है। और इसके माध्यम से हम लोग बहुत कार्य भी कर रहे हैं। बहुत सारी योग की जो कल्चर सेंटर है वहाँ पर योग की कक्षाएं चलाई जाती हैं, शास्त्रीय संगीत की चलाई जाती है, तबला की, और बहुत सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जहाँ पर कल्चर सेंटर में कोई ऐसा कार्य नहीं होता हो जो देश को दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ता हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं जो मॉरिशस और भारत के साथ भारतीय उच्चायोग मिलकर कर रहा है। समय समय पर बहुत सारी बातें ऐसी उठती भी हैं जिसपे हमें फीडबैक भी मिलता है कि आपको इस संबंध में भी कार्य करना चाहिए। सुनीता पाहूजा जी जा रही हैं, उनको त्रिनिदाद में काम करने का भी अनुभव है, तो और हम दोनों मिलके इस मॉरिशस के विभिन्न मुद्दों पर समय समय बात भी करते रहते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श भी करते हैं। और सुनीता जी जब भी चाहेंगी, मेरा जैसा अनुभव होगा, मेरा जैसी विचार होंगे, मैं उनको अपनी तरफ से उनको जहां तक संभव हुआ मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उनको किसी भी तरह की हर तरह की सहायता दूं उनको। और जो मेरे दोनों मित्र जो जा रहे हैं उनका ये पहला अनुभव है, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हम वहां जाते हैं, द्वितीय सचिव एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है भाषा और संस्कृति का। मैं मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं कहूँ कि ये और सभी मामलों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दिल के करीब है लोगों के। किसी भी देश में आप जाएंगे तो हम यही पद ऐसा है जो लोगों को एक दूसरे के दिलों के नजदीक लाता है। तो उन लोगों को इस बात का, आप दोनों को भी मैं बोलूंगी और सबको बोलूंगी कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक पद पे जा रहे हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अपने देश की भाषा, हम अपने देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो भी हमारा कार्य व्यवहार होता है, जो हमारा आचरण होता है, जो हमारा वक्तव्य होता है, कई बार तो ड्रेस सेंस भी ऐसी संवेदनशील मुद्दा हो जाती है, तो जो हमारा वक्तव्य या हर कोई होता है वो हमारा नहीं होता, क्योंकि उस वक्तव्य को लोग देश से जोड़ के देखते हैं। तो हमें हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए इस मामले में कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और अपने कार्य को किस तरह से
पूर्ण कर रहे हैं। तो ये बहुत अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है, हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं एक बार फिर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे मतलब आशा भी करती हूँ और पूर्ण विश्वास भी है मुझे आप सब लोगों पे कि आप लोगों को जो भी कार्य दिए जाएंगे वो आप अपने उच्च अधिकारियों से मिलकर बैठकर उनके निर्देश में कार्य कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत का उज्जवल पक्ष है उसको और भी उज्जवलतम रूप में भारत और देशों के सामने रखने की कोशिश करिएगा और यही आपका प्रयास है। और यदि आप इस प्रयास में सफल होते हैं तो यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। मैं अपने शब्दों को इन्हीं बातों का विराम देना चाहूंगी और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नूतन जी। वैश्विक स्तर पर हिंदी के लिए मॉरिशस का बहुत अधिक महत्व है और वहां पर हिंदी की लो जगाए रखना, इसमें द्वितीय सचिव जो जाते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और खासकर अभी जो आने वाला समय है उसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह के देशों में हिंदी के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ गई है। तो वहां पर ये जो हमारे साथी जाते हैं उनकी भूमिका और भी उन्हें बहुत समर्पण के साथ काम करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और आपने बहुत सारी टिप्स सुनीता जी को दे दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मॉरिशस में जो हिंदी का कार्य है वो आपके मार्गदर्शन उनको मिलेगा और सुनीता जी उसमें योगदान देंगी। जवाहर जी में एक अपना वक्तव्य, एक छोटी सी बात रह गई। आज हमारे साथ विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारी भी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि जैसे सेकंड सेक्रेटरी का पद कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो 1 साल का मुझे एक्सटेंशन भी मिला, उसके बाद भी 1.5 साल मुझे आए हुए हो चुके हैं। तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, ये खाली हो जाता है। एक दूरी जो हम काम करके आए हुए होते हैं इतनी मुश्किल से, एक वो बनाए, एक रेपो बनता है, रिदम बनता है, वो यदि वहां पर कोई हिंदी अधिकारी नहीं होता है, चाहे द्वितीय सचिव होने चाहे हिंदी अधिकारी, तो ये एक बड़ा गैप सा आ जाता है। फिर दोबारा उसको दूसरा जाता है जो नया वाला, उसको फिर दोबारा शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। तो इस विषय में विदेश मंत्रालय थोड़ा सोचे और जो समय है उसके भीतर ही, क्योंकि देखिए 3 साल, उसके बाद 1 साल और 1.5 साल और, तो अभी तक जबकि हिंदी हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा विदेश मंत्री बड़ी नम्रता से मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस दिशा में थोड़ा सा वो ध्यान दें, जिससे ये जो गैप आता है वो ना आए, जिससे सभी के लिए आसानी रहेगी, सभी को सुविधा रहेगी और हमारे प्रयास है वो आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद जवाहर जी। धन्यवाद नूतन जी। अब हम मॉरिशस के बाद हम चलते हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की ओर, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं, समय कम है। मॉरिशस का फलक बहुत व्यापक था, तो हमने हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर दीपक पांडे जी को, जो लगभग 2014 से 2019 तक दूतावास में या जो भी उच्चायुक्त कार्यालय है उसमें द्वितीय सचिव रहे हैं और अभी वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय में सहायक निदेशक हैं। उन्होंने वहां पर 5 साल में ट्रिनिडाद टोबैगो में बहुत काम किया और खासकर प्रवासी हिंदी साहित्य पर उनका काफी शोध कार्य है। इसके पहले वे सहायक प्राध्यापक भी रह चुके हैं। तो मैं डॉक्टर दीपक पांडे जी को स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूं। चूंकि समय सीमा है 10 मिनट आपके लिए, तो मैं निवेदन करूंगा पांडे जी से कि जो उन्होंने ट्रिनिडाद टोबैगो में काम किया, शिव कुमार जी जो जा रहे हैं वहां पर, उनसे उनको बहुत सारे गुण मिल जाएंगे आगे काम करने के लिए। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दीपक पांडे जी। डॉक्टर दीपक पांडे जी का स्वागत है। दीपक पांडे जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी। डॉक्टर कर्नावट जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक हिंदी परिवार के संयुक्त तत्वाधान में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य हमारे जो 3 साथी विदेश सेवा में जा रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका हमें निभानी है। आज का वक्तव्य मैं प्रोफेसर जगन्नाथन जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि प्रोफेसर जगन्नाथन जी भी ट्रिनिडाद में थे और उन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत काम किया है, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा।
तो जैसा आप सभी जानते हैं कि भारतीय गिरमिटिया मजदूर विश्व में पहुंचे और अपने साथ साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी लेकर गए, और संस्कृति से उन्होंने संबल लेते हुए विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और निरंतर प्रयास करते हुए आज उस संबल को ग्रहण करते करते इस स्थिति में आ गए कि वह उस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। जैसा नूतन जी ने बताया कि सांस्कृतिक डिप्लोमेसी के माध्यम से दो मित्र देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की प्रगाढ़ता को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में जो द्वितीय सचिव का पद है या अटैचे हिंदी एंड कल्चर का जो पद है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और दूतावास के कार्यों को गतिशीलता प्रदान करने में उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यह देश गिरमिटिया देश है और भारतीयता से ये ओतप्रोत देश है। तो इन्हीं पदों का सृजन इन देशों में किया गया है। इन पदों पर मूलतः दो प्रकार के कार्य करने होते हैं कि हिंदी के प्रचार और प्रसार से संबंधित कार्य हैं। दूसरा है कि भारतीय संस्कृति पर आधारित जो कार्य हैं उनका सफलतम तरीके से क्रियान्वयन करना है। तो हिंदी के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में सबसे पहला जो कदम है वह है हिंदी के अध्ययन और अध्यापन का। ट्रिनिडाड में सुनीता जी भी जानती होंगी कि ट्रिनिडाड में एक हम टेम्पो बनाते हैं। जैसा नूतन जी ने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने एक स्थिति ऐसी बनाई कि लोगों के मन में हिंदी सीखने के प्रति एक ललक पैदा हुई, और जब मैं पहुंचा था जहां 100 विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी अध्ययन में लगे थे, वहां उनकी संख्या 4 सालों में 10,000 पहुंच गई। इसके पीछे एक योजनाबद्ध तरीके से मैंने काम किया कि स्कूलों में, वहां के स्कूलों में के जो संगठन है, जिन संगठनों के माध्यमों से वह स्कूल चल रहे हैं, जैसे सनातन धर्म महासभा, चिन्मया मिशन, स्वाहा, इनसे संपर्क किया और इन्हें हमने टीचर्स उपलब्ध कराने की बात कही कि हम आपको हिंदी शिक्षक उपलब्ध करा रहे हैं, आप हमें दिन में 1 घंटे का अवसर दीजिए और शिक्षक का भुगतान भी उच्चायोग के माध्यम से कराया जाएगा। अधिकांश स्कूलों ने उसे स्वीकार किया और यह हमारे लिए सफलता का एक मापदंड रहा कि स्कूलों में हिंदी अध्ययन का जो पाठ्यक्रम शुरू हुआ उसने उन बच्चों के माता पिता को भी हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया, और वे जो उच्चायोग द्वारा जो संचालित कक्षाएं थी स्थानीय स्तर पर, अनेक जगहों पर, अनेक मंदिर पर, उच्चायोग में और महात्मा गांधी संस्थान में, वहां पर वो एनरोल हुए, क्योंकि उनका बच्चा जब आके पूछता था कोई शब्द या कुछ चीज, तो वो अपने आप को एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाना चाहते थे। और यह एक स्थिति अच्छी हुई कि बच्चों के साथ साथ एक युवा वर्ग और उससे हम कहें कि उससे बुजुर्ग वर्ग भी हिंदी के अध्ययन अध्यापन से जुड़ा। दूसरी बात वहां पर है कि जो हिंदी शिक्षक हैं, जो स्थानीय हिंदी शिक्षक हैं, उन्हें हिंदी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं और उन्होंने भी हिंदी लगभग इसी प्रकार सीखी है जिस प्रकार हम चला रहे हैं, वहां पर कक्षाएं चला रहे हैं, और उन्हें समय समय पर उनकी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं जिससे उनका ज्ञान समृद्ध हुआ है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि स्थानीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, हम उन्हें पाठ्य सामग्री दें और पाठ्य सामग्री के साथ साथ उन्हें हर सुविधा देने की कोशिश करें। जैसे एक छोटा सा प्रयास हमने वहां किया कि सभी शिक्षकों के लिए 5 स्टार होटल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, क्योंकि उच्चायुक्त महोदय ने कहा कि हिंदी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल हम धोती लगाकर और 3rd क्लास काम करें। उन्होंने प्रोत्साहित किया मुझे कि आप यह करना चाहते हैं तो आप बेहतर करिए और 5 स्टार होटल में 2 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कीजिए।
जब आप 5 दिन जब 5 स्टार होटल में इस प्रकार का प्रशिक्षण करते हैं तो समाज में एक अलग प्रकार का संदेश जाता है और जो आपकी जो सोच है वह क्रियान्वित होने में आपको बहुत आसानी होती है। तो इस दृष्टिकोण से भी सोचें कि हमें स्थानीय शिक्षकों के हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी है। अगली बात है कि आप जो हिंदी शिक्षण है इसे हम क्यों ना तकनीक से जोड़ें, क्योंकि अगर आज आप देखें तकनीक में हिंदी शिक्षण के अनेक पहलू विद्यमान हैं। हम हिंदी शिक्षकों को तकनीक उपलब्ध कराएं और उन्हें उससे उस माध्यम से हिंदी अध्यापन के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ सेकंड सेक्रेटरी को जो काम करना होता है कि भारत सरकार की केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 2-3 स्कॉलरशिप होती हैं, जिसे हमने बहुत प्रयास किया और उन्हें 5 और 6 संख्या तक पहुंचाया है। इन योजनाओं के लिए उपयुक्त पात्र भेजना चाहिए जो आपको भविष्य में ट्रिनिडाड में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्य करें। एक छोटा सा हमने प्रयोग किया कि जितने भी लगभग 100 ऐसे लोग थे जो केंद्रीय हिंदी संस्थान से हिंदी का शिक्षण लेकर गए थे, हमने सभी को सम्मानित किया उच्चायोग की ओर से और उन्हें प्रेरित किया कि आप किन प्रकार अपने आसपास के लोगों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए और उन्हें सहायता प्रदान कीजिए। आपको जो सहयोग उच्चारण के सही तौर पे तो भारतीय उच्चारण पर हमें पर्याप्त है और स्वेच्छा से लोग के सांस्कृतिक करना जैसा चूंकि आपसे भारतीय मूल के लोगों की आप अपेक्षा अधिक होती है और आप लेते हैं, इसलिए उच्चायोग भी आपसे बहुत जब हम लोग वहां पहुंचे थे लेकिन उच्चायुक्त महोदय से मुझे बहुत सहयोग मिला और हमने ऐसे कार्य किए कि अद्भुत कार्य थे जिससे लोगों ने कहा कि इस धर्म के सभी संस्थाओं के लोगों को एक मंच पर ला दिया और उच्चायोग अपनी गतिविधियों को इनके माध्यम से क्रियान्वित करने में सफल हुआ। इसके पीछे एक ही कारण है कि आपको अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखना होगा और उन मूल्यों का ध्यान रखते हुए उनके संरक्षण के लिए जो वहां प्रयास किए जा रहे हैं उससे आपको पुश करना होगा। क्योंकि एक छोटी सी बात है, अगर आप कहेंगे उन्हें कि रोटी ऐसी बनाते हैं, जो रोटी वहां उपलब्ध है हम उसे स्वीकार कर लें कि वो रोटी वही है और वही श्रेष्ठ है। हमारी रोटी बेलन और वो फूलने वाली वो ना सिखाएं। हम जो वहां प्रचलित है उनको पर्याप्त सम्मान देते हुए धीरे धीरे उससे जोड़ने का प्रयास करें। दूसरा है कि जो मैंने वहां काम किए उस पर मैं 2-3 बातें जो नए काम थे। एक तो क्योंकि वहां हिंदी पर्याप्त हवा में व्याप्त कहना चाहिए। 24 घंटे 4 और 6 जो FM रेडियो हैं वो इतने पुराने मधुर गाने सुनाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन गानों को मैंने कभी भारत में सुना होगा 24 घंटे चलते हुए। तो वहां की हवा में हिंदी विद्यमान है। अब हिंदी विद्यमान है हवा में, लेकिन हमें उसे दृश्य रूप में भी लाना है। तो एक योजना चलाई हमने कि वहां के लोगों, वहां की संस्थाओं से बात की कि आप एक काम करें, अपना साइन बोर्ड बाइलिंगुअल बनाइए
उच्चायोग आपको 50% इसकी लागत का मदद करेगा। और स्थिति यह हुई कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 लोगों ने हमें जो है हमसे सहायता ली और बायलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी बड़ा, क्योंकि वो निर्धारित हम करेंगे कि हिंदी बड़ा होगा, ऊपर होगा, और अंग्रेजी चूंकि सब जानते हैं इसलिए अंग्रेजी छोटा रखो, उनको मनाना पड़ता है। तो ये हमने अपनी थोड़ी सी एक डिप्लोमेसी से यह किया कि बड़ा बड़ा हिंदी में दिखाई दे, छोटा अंग्रेजी में हो। तो लगभग हमने 50 से 60 संस्थाओं के बोर्ड द्विभाषिक कर दिए और लोगों को जहां हवा में हिंदी थी वहां दृश्य भी होने लगी। दूसरा है कि उच्चायोग में जब मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि बहुत सारी कहानियों उपन्यास की किताबें रखी थी। हमने उन्हें प्रदर्शनी लगा दी और वहां के लोगों को कहा, पंडितों को कहा आके कि आप जो भी ले जाना चाहे यह मुफ्त में ले जा सकता है। इसकी कल्पना, इसका यह परिणाम हुआ कि जिस मंदिर को या जिस संस्था को पहली प्रदर्शनी में 10 किताबें मिल गई, अगली प्रदर्शनी के लिए 10 अलग संस्थाएं डिमांड करने लगी। तो हमें इन बातों पर थोड़ा कुछ कल्पनात्मक तौर पर कुछ सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए आगे प्रेरित होना पड़ेगा और इसके लिए हमें अपने उच्चायुक्त महोदय को उनका हमें साथ और उनसे परामर्श अवश्य लेना होगा। कहीं भी हमें कुछ कमिटमेंट नहीं करना होगा। कमिटमेंट करेंगे हमारे उच्चाधिकारी, हम केवल एक प्रयास कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक सबसे बड़ा काम जो जैसे प्रोफेसर जगन्नाथन जी ने किया था हिंदी अध्यापन के लिए, उन्होंने हिंदी निधि के लिए बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें बनाई थी जो बहुत उपयोगी हैं। और हमने हिंदी निधि के जो चेयरमैन हैं उनसे उन पुस्तकों के पुनर्प्रकाशन के लिए बहुत कहा और कोशिश करते रहे और उन्होंने कुछ किया भी। इसके साथ ही साथ आप यह देखिए कि वैश्विक स्तर पर आप वहां की संस्थाओं को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं और अपने मतलब को निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात है, प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी यहाँ पर हैं, तो उनके योगदान की भी मैं यहाँ पर जो है सराहना करना चाहूंगा कि विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी दिवस के आयोजन के लिए कुछ राशि देता है और अच्छी खासी राशि होती है। तो हमने जब मुझे मालूम चला तो बात हुई, हमने हिंदी निधि को प्रेरित किया कि आप कुछ सहायता लीजिए विश्व हिंदी सचिवालय से और एक बड़ा कार्यक्रम करिए। और इसका यह परिणाम हुआ कि उस समय जो विश्व हिंदी जो आयोजन हुआ विश्व हिंदी दिवस का, उसमें लगभग हॉल जो है हमारा पूरा भरा हुआ था। तो ये हमें खुद अपने आप से सोचना होगा कि जैसे वैश्विक हिंदी परिवार है, इसे हम वहां के संस्थाओं से कैसे जोड़ें और कैसे वहां के लोगों को लाभान्वित करने का दिखाएं, लेकिन काम हमारा ये हो कि हमारा काम सज रहा है। तो मुझे आशा है कि निगम जी इस काम को बखूबी निभाएंगे और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ होगा। अंत में एक छोटी बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमने जब आप गांव जाते हैं, तो जब आप कहीं भी जाते हैं, तो आप वहां के लोगों के साथ में संपर्क बहुत अच्छा रखिए। आज भी वहां के लोग हमें ये कहते हैं कि जब आप गर्व महसूस करेंगे, वहां के लोग ये कहते हैं कि सबसे अच्छी टीम इस कार्यकाल की थी, जहां पर कॉलर टाइप छोड़कर वहां के अधिकारियों ने हमें अपना हाथ पकड़ाया, इसलिए वो हमारे साथ खड़े हुए। एक घटना का जिक्र करता हूं मैं आपको कि जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे कहा गया कि पांडे जी एक हिंदी दिवस का आयोजन करना है। मैंने कहा सर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में 30-40 लोग आते हैं बस। तो मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैं यहाँ पर इतना पीएचडी करके और इतना पढ़ लिख के इतना काम करके आया हूँ, किसी अपेक्षा से आया हूँ, और ये मुझे कह रहे हैं कि हिंदी दिवस का आयोजन करो और 30 से ज्यादा आदमी नहीं होंगे। यह मेरे लिए एक चुनौती था और आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम को मैंने किया और उसमें 650 लोग पार्टिसिपेट किए, जिसमें कि 70 लोग तो पार्टिसिपेंट थे। इसमें आपको केवल अपनी सृजनात्मकता को जोड़ना होगा। जैसे हमने कहा कि कबीर के दोहों पर एक नृत्य का कार्यक्रम होगा, उसमें आपने 20 कलाकार जोड़ दिए।
जब 20 कलाकार जोड़ दिए तो आपके साथ में 40 लोग आ गए। तो और भी मैं आपको जो है हिंट देता रहूंगा। डॉक्टर पांडे जी, थोड़ा सा समय का बंधन है ना, इसलिए मेरा निवेदन है कि बिल्कुल मैं समाप्त करने पे जा रहा हूं और आप तीनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस पद के लिए, और पूर्ण विश्वास है मुझे कि जो काम हमने जहां छोड़ा है आप उसे गति प्रदान करेंगे और हमसे जो जब जितने बजे सहयोग की अपेक्षा करेंगे हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैश्विक हिंदी परिवार और विश्व हिंदी सचिवालय को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं। हमारे साथ मुख्य अतिथि आदरणीय मिश्र जी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं सहृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी, और वही जो नूतन जी का दर्द है वह दर्द मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस दर्द को कृपया महसूस करें और जो गैप है उसको ना आने दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार कर्नावत जी, धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद दीपक जी। ट्रिनिडाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मॉरिशस है। हमें याद है कि 4 अप्रैल से 8 अप्रैल 1996 तक वहां भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और खासकर उस समय जो एक प्रकाशन आया था हिंदी की विश्व यात्रा, जिसे आदरणीय नारायण कुमार जी और डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी ने संपादित किया था, उसमें ट्रिनिडाद के बारे में बहुत जानकारी हमें मिलती है। धन्यवाद। और अब हम दोनों वक्ताओं के बाद हम उन तीनों को सुनना चाहेंगे जो इन देशों में द्वितीय सचिव के रूप में जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सुनीता पाहुजा जी जो ट्रिनिडाद में रही हैं, तो ये कड़ी भी जुड़ रही है कि एक ट्रिनिडाद के बाद दूसरा ट्रिनिडाद अब मॉरिशस की ओर प्रस्थान कर रहा है। सुनीता जी भी अनुवाद ब्यूरो में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं। इसके अलावा वो ट्रिनिडाद में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। मुझे याद है यात्रा पत्रिका जिसकी मैं मांग कर रहा था वो वहां से प्रकाशित की थी, और उन्होंने इसके साथ ही वहां पर जो महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोगी संस्थान है, निदेशक नहीं थे तो वहां पर उपनिदेशक का कार्य भी बहुत ही सफलतापूर्वक संभाला था। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुनीता जी आए और अपनी कार्य योजना बताएं कि वो अब ट्रिनिडाद के बाद मॉरिशस में क्या करेंगे। सुनीता जी। धन्यवाद आदरणीय कर्नावत जी, मेरा परिचय दिया। आपका आवाज नहीं, आपकी आवाज आ रही है और समय का भी जरा ध्यान रखिएगा, है ना। जी हाँ, धन्यवाद। कोशिश करूंगी अपनी बात इसी में करने की। सर्वप्रथम मैं वैश्विक हिंदी परिवार और विश्व हिंदी सचिवालय तथा अन्य सभी संबद्ध संस्थाएं जो आज का ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए जिनका प्रयास रहा, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। और आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री अखिलेश मिश्र जी, विश्व हिंदी सचिवालय से हमारे साथ जुड़े श्री विनोद कुमार मिश्र जी, उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, और आज के कार्यक्रम की संकल्पना तैयार करने वाले श्री आनंद जोशी जी, संचालक द्वय श्री कर्नावत जी, श्री राजेश जी, और आज के सभी वक्ता डॉक्टर दीपक पांडे जी, डॉक्टर नूतन पांडे जी, आदरणीय राहुल देव जी, श्री अशोक पांडे जी हैं, और श्री प्रेम कुमार शर्मा जी। उनके साथ ही मेरे दो सहयोगी और हैं, साथ ही श्री शिव कुमार निगम जी और श्री सतीश दहिया जी, और हमारे जो परिवार की मीडिया और तकनीकी तथा अन्य पक्षों की देखरेख करने वाली जो टीम है उसके समस्त सदस्य और इस समय देश विदेश से इस वेब गोष्ठी से जुड़े सभी गुणी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नूतन जी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बहुत छोटी छोटी बातें आपने बताई और बहुत ज्ञानवर्धक रहा आपका आज का वक्तव्य। उसके अलावा भी आपसे अक्सर बात होती है तो आप बहुत ही बिना शब्दों की अपने विचारों में कोई कोताही करते, बहुत खुले दिल से मुझे हमेशा मार्गदर्शन करती रही है। बस आज अपने और थोड़े अपने कामों के बारे में बता के अपना स्तर इतना ऊंचा करके आई कि मुझे थोड़ी मेहनत करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मेरा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं अपना काम करूं और किसी को निराश नहीं करूं। और दीपक जी ने तो मुझे सारी ट्रिनिडाद की मेरी यादें ताजा कर दी। आप दोनों का एक बार पुनः आभार। यह ईश्वर की कृपा ही है कि मुझे यह अवसर मिल रहा है कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करूं और अपनी भाषा और संस्कृति की जो सेवा है उसके और विस्तार। इस समय भी हम अपने देश में इनकी सेवा कर रहे हैं अपनी भाषा संस्कृति, लेकिन इसको और विस्तार देने का जो मौका मिल रहा है वो भी मॉरिशस से खूबसूरत
और भारतीयता में जो पहले से इतना सराबोर है, ऐसे देश में जाकर काम करने का अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए मैं ईश्वर को नमन करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे इस योग्य बनाया, उन्हें भी नमन। और इस समय भी मेरे पति, मेरा परिवार पूरा, मेरे बच्चे सब मैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ। आज जो हम बात कर पा रहे हैं, डिजिटल मीडिया के जरिए जुड़े हैं, तो ये दरअसल हमारे कोरोना काल की मजबूरी थी, लेकिन इस मजबूरी ने हमें अग्रसर किया एक नए सफर की ओर, जो था संकट से सोच से। तो ये भी मुझे बहुत खुशी होती कि इस माध्यम से जब हम जुड़े हैं, तो इतनी छोटी सी अवधि में हम देख रहे हैं कि हम सभी हिंदी प्रेमी इतना निकट आ गए हैं एक दूसरे के, और इतने अपने अनुभव जब हम साझा करते हैं तो हम एक दूसरे को समृद्ध बना रहे हैं। और हम सभी बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं इस समय नाम नहीं लूंगी, समय की वो है अभाव है। तो जो हम सब लोग भावी योजनाएं भी बना रहे हैं और उन पर काम भी हमने शुरू कर दिया सबने मिलकर। तो इस तरह जो हम विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उससे हम एक दूसरे की कार्यक्षमता में भी वृद्धि कर रहे हैं। तो मैं इन सब स्थितियों को देखते हुए न सिर्फ आशा करती हूँ, बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्वजनों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता ही रहेगा। और मैं अवश्य मॉरिशस जाकर कुछ सार्थक कर पाऊंगी। ऐसा ही मौका मुझे ट्रिनिडाड में भी मिला था, जब मुझे 3 साल वहां रहने का मौका मिला। तो उस समय जो मेरे अनुभव प्राप्त हुए, मैं अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाऊंगी, सिर्फ छोटी सी बात शिक्षण पर सीमित रखूंगी कि जो उस समय मेरा अनुभव रहा, तो मुझे इतना समझ में आया, जैसे दीपक जी भी कह रहे थे, कि क्लासरूम टीचिंग जो है उसकी सीमाएं वो बहुत हमें मतलब उनको पार पाना बहुत जरूरी है। स्थान हो गया, पाठ्य पुस्तकें हो गई, और शिक्षकों का अभाव, जैसे पांडे जी ने कहा, पांडे जी ने, तो शिक्षकों का अभाव और उनका उच्चारण, ये कुछ हमारे सामने चुनौतियां आती हैं। तो बहुत जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करें। दीपक जी के प्रयास बहुत सराहनीय है कि उन्होंने स्कूलों को अपने साथ शामिल करके और इतनी संख्या बढ़ाई, मैं उनका साधुवाद देती हूँ इस मामले में। और लेकिन हम मल्टीमीडिया का अगर इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और जो शिक्षक है उनको एक मॉडरेटर या फैसिलिटेटर की भूमिका में स्थापित करें। जैसा अक्सर इस बारे में जब चर्चा होती है, तो आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी कहते हैं कि आप एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को जोड़िए और एंटरटेनमेंट की बात कीजिए। तो उसमें प्रोफेसर मल्होत्रा जी और आदरणीय बशनी जी ने बहुत काम किया है। आप फिल्मों के संवादों और गीतों के माध्यम से आपने हिंदी सीखना बहुत आसान भी बना दिया, रोचक भी बना दिया है। बशनी जी भी छोटी छोटी कहानियां लेकर उन पर वीडियो बनाती हैं, जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है हिंदी सीखने वालों के लिए। तो ऐसा अगर हम कुछ करें कि तो जब जैसे हम कक्षा में जो भी पढ़ाना चाहते हैं, कोई कहानी हो गई या जो भी हमारी पाठ्य सामग्री है, उसको अगर हम ऑनलाइन किसी के नाट्य रूपांतर जैसे अगर सुनाने का प्रयास करें, दृश्य श्रव्य सामग्री का हम को माध्यम बनाकर उनकी सहायता लें, तो अवश्य ही हम शिक्षकों के अभाव और शिक्षकों के शुद्ध उच्चारण वाली जो समस्या है उसका अवश्य समाधान कर पाएंगे। जहां तक पाठ्य पुस्तकों का संबंध है, मैं भी आदरणीय जगन्नाथन जी की किताबें लेके गई थी जो उन्होंने बनाई है और उनका प्रयोग किया वहां हिंदी सीखने वालों के लिए। आपको सब सर अभी भी वहां बहुत याद करते हैं। और जो आदरणीय जगन्नाथन जी की परियोजना केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ चल रही थी, आपने मानक हिंदी पाठ्यक्रम बनाया है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। मैं चाहूंगी कि आपका मार्गदर्शन और वरद हस्त मुझ पर बना रहे, ताकि हम कुछ सार्थक, कुछ ठोस काम कर सकें इस बारे में। और एक हमने वहां पर वशनी जी की सहायता से जो वहां के शिक्षक थे उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की थी। यह 10 साल पहले की बात है और हमने ये स्काइप पर किया। तब इतना आसान नहीं था, इतने ऐप नहीं थे जैसे अभी है, तो बहुत हमें दिक्कतें आई। लेकिन आदरणीय मल्होत्रा जी के प्रोत्साहन से, उनके मार्गदर्शन से हम दोनों, मैं और वशनी जी, ये कर पाए। हमारी मतलब उपलब्धि थी। और जो शिक्षक थे वहां के, वो बहुत प्रसन्न और बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि जो जो उनकी शंकाएं थी उसका समाधान वशनी जी हाथों हाथ कर रही थी। तो उन्हें लगा कि अरे हमने पूछा और हमारी शंका का समाधान फिर तो बहुत अच्छा रहा था। और 5 दिन के लिए आदरणीय डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी का भी आना हुआ था ट्रिनिडाड में। उस समय उन 5 दिनों में हमने बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, जिनमें हमें अभूतपूर्व सफलता मिली थी। तो और जैसे कि एक हमारी भाषा विमर्श की श्रृंखला में
आदरणीय श्री मार्को जोली जी कह रहे थे कि हिंदी बोलने की जो क्षमता है उसे विकसित करने पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। निस्संदेह हिंदी लिखनी भी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने हिंदी सीखने वालों को बोलने और समझने में बहुत सहज बना देते हैं तो हमारी सफलता की कसौटी हो सकता है। तो ट्रिनिडाड और मॉरिशस की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत सर्वथा भिन्न है एक दूसरे से, और बहुत उपलब्धियां गिनाने हैं तो कोई बात नहीं होगा कि मैं अभी ट्रिनिडाड में मैंने जो किया, देखते हैं मॉरिशस में क्या करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ मैं ना बोलूं, मेरा काम बोले, और निश्चित ही वहाँ बहुत चुनौतियां अलग तरह की होगी, लेकिन चुनौतियां ना हो तो काम करने का मजा भी नहीं। अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए, तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मुझे शक्ति दें कि मैं दिल से दिमाग से और जिस तरह भी भारत का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से वो फेसबुक वगैरह पे बताई है वो भी ध्यान में रखते हुए। और इस समय हमारा परिवार इतना विस्तृत हो गया, मुझे बहुत खुशी होती है जानकर, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत समृद्ध हो गए, मतलब अमीर हो गए हम इस तरह से, इतने हमारे संपर्क हो गए कि हमें जब किसी भी बात चाहिए, किसी भी तरह का मार्गदर्शन चाहिए तो वो एकदम मतलब बस एक क्लिक पे हमें मिल जाएगा, एक फोन करेंगे बात हो जाएगी। तो ये मुझे बहुत बड़ी एक उपलब्धि लगती है, और मैं आशा करती हूँ कि मॉरिशस में भी मुझे हमेशा आप सभी मित्रजनों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का आभार, और अवश्य मैं आपके सबकी जो है सब चल रही, सब ठीक ठाक, कोशिश करूँ ना मैं लगा कमसियार कोई जानी में। धन्यवाद सुनीता जी, आपके कार्य की गूंज मॉरिशस में जरूर होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच शिव कुमार निगम जी हैं जो ट्रिनिडाड टोबैगो जा रहे हैं, और अभी वे उपनिदेशक हैं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और हमारी टीम के बड़े सहयोगी सदस्य हैं। हर सप्ताह भाषा विमर्श की रिपोर्ट बड़े मुस्तैदी के साथ वो तैयार करते हैं। थोड़ा सा हमें अब उनकी जगह कौन लेगा ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं शिव कुमार जी ट्रिनिडाड टोबैगो के बारे में आप सुन चुके हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात कहें। बहुत उत्साही है क्योंकि वो पहली बार विदेश में उनकी जो पदस्थापना हुई है। तो शिव कुमार जी अपनी बात कहें। धन्यवाद डॉक्टर कर्नावट। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव आदरणीय श्री अखिलेश मिश्र जी, वैश्विक हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के संयोजक, संस्थापक और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के उपाध्यक्ष हमारे परम आदरणीय अनिल जी, राहुल देव जी, डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी, और पांडे युगल और सुनीता जी, और नए साथी हमारे सत्येंद्र दहिया जी। इसके अलावा और वैश्विक हिंदी परिवार के सभी सुधी भाषा प्रेमियों के बीच मैं स्वयं को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वाकई निश्चित रूप से मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आप सबकी उपस्थिति में कुछ कह पाने में। सर्वप्रथम मैं वैश्विक हिंदी परिवार और विश्व हिंदी सचिवालय के साथ साथ अन्य प्रायोजक संस्थाओं को ऐसे श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के आयोजन और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति की वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित गुणीजनों से एक बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि ये इतने बड़े संभ्रांत मंच में, वैश्विक मंच में बोलने का मेरा ये पहला अवसर है। मैं अपने मंत्रालय में छोटे मोटे कार्यक्रमों के आयोजन में कभी बोलता रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े मंच में बोलने का मेरा पहला अवसर है। तो जो कुछ भी मैं बोल पाऊं उसको छोटा अनुज समझ के कृपया स्वीकार करेंगे। इस अवसर पर मैं अनिल जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस बड़े मंच से जुड़ने का मौका दिया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे इन कार्यक्रमों से जुड़ने से मुझे बहुत सी बातें सीखने को मिली, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आदरणीय अनिल जी के साथ मैंने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में लगभग 3 वर्ष काम किया, और हम वहां से एक मासिक समाचार पत्र निकालते थे, ब्यूरो वार्ता, जिसके अनिल जी संपादक थे, मैं सह संपादक था। तो मतलब मैंने उसमें जो संपादन की जो बारीकियां हैं वो अनिल जी से सीखी।
और अपनी किसी भी मतलब कृति को, किसी भी पांडुलिपि को पठनीय बनाने के लिए प्रस्तुतिकरण का कितना महत्व है, ये बात मैंने समझी और उनसे सीखी। मैं आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे और नूतन पांडे जी के प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे मतलब इतना संतोष होता है कि मैं पहली मुलाकात में डॉक्टर दीपक पांडे जी से जब मैं मिला पहली बार, तो मुझे एकदम जैसे बड़े भाई का स्नेह मिलता है, वैसे मुझे स्नेह मिला उनका। और मैं जब भी उनसे मैंने बात की, व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन किया या उनसे मिला, तो मुझे उनसे कितना मार्गदर्शन मिला और त्रिनाथ के बारे में इतनी चीजें जानने को मिली कि मुझे अपने आप मतलब ऐसा आत्मबल मिला कि हो सकता है कि मैं भी अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर पाऊं। और सबसे खास बात यह कि मतलब दीपक पांडे जी का इतना मतलब सहयोग रहा और स्नेह रहा कि हमें विदेश मंत्रालय से कई बार कोई सूचना बाद में मिलती थी और आदरणीय पांडे जी से पहले मिल जाती थी। तो मैं इसलिए पांडे जी के प्रति विशेष हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपनी वहाँ की कार्य योजना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो पहली चीज तो मैं पांडे जी को आश्वस्त करता हूँ कि जो उन्होंने वहाँ अपनी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो जमीन तैयार की है, मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करके और कोशिश करूंगा कि आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मैं थोड़ा सा चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में काम करता हूं और हमारी एक स्वायत्त संस्था है प्रगति संगठन विकास केंद्र, जिसे सीडेक के नाम से जानते हैं, वो भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी काम कर रही है। तो चूंकि वहाँ त्रिनाथ की तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, वो अंग्रेजी क्रेओल है, इंग्लिश क्रेओल। तो उसमें मतलब मशीनी अनुवाद पे थोड़ा सा संभावनाएं तलाश करूंगा मैं कि क्या वहां हो सकता है क्या कुछ, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी में तो मशीन अनुवाद बहुत हुआ है, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी में मशीन अनुवाद शायद संभवतः उतना नहीं हुआ है। तो अगर इस क्षेत्र में कुछ संभावनाएं बनी तो मेरा मन है कि उसमें कुछ काम किया जाए। इसके अलावा सर एक चीज मेरे दिमाग में और है कि वहाँ के जो मूर्धन्य रचनाकार हैं, जो भाषा प्रेमी हैं, जो हिंदी से जुड़े हैं या जो हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी संस्थाएं हैं, उनके मूर्धन्य लोगों की अगर कुछ कृतियां हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, तो मैं स्वयं, चूंकि मैं शुरू में परिवार लेके नहीं जा रहा हूँ, खाली रहूंगा, तो मैं स्वयं उनकी उन कृतियों का अंग्रेजी अथवा हिंदी में विलोमता अनुवाद करके कुछ नया काम करूं। तो ये मेरी थोड़ा सा एक रचनात्मक योजना ही है ऐसी। और मैं अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये वैश्विक हिंदी परिवार से इतने बड़े बड़े लोगों से मुझे जुड़ने का मौका मिला, और जब कभी भी कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो उनसे व्यक्तिगत की व्हाट्सएप में संपर्क करके उनसे मार्गदर्शन मिला। जैसे आदरणीय शैलजा जी हैं, उनसे जब कभी भी बात हुई तो उन्होंने बराबर सहयोग किया। डॉक्टर अनूप जी हैं, पद्मेश जी हैं, इन सब से मतलब एक, और हमारे जो पुराने मतलब जिनको ये कहें कि मतलब वो हिंदी के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, जैसे नारायण जी हैं, एक 2-4 बार अनिल जी के साथ उनसे भी मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने भी बड़ा आत्मीय स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया कि हाँ भाई सब चीजें अच्छे से होंगी, और बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को, प्रायोजकों को एक बार पुनः अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में भी मेरे इस दायित्व के निर्वहन में जहाँ कहीं भी उनके मार्गदर्शन की, उनके सहयोग की, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता हो, कृपया मुझे वो अपना सहयोग प्रदान करें समय निकालकर। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद शिव कुमार जी। आदरणीय राहुल जी तैयार बैठे हैं अगले सत्र के लिए, मुझे उसकी भी चिंता है। तो अब हम चलते हैं नेपाल की ओर। हमारे भाई सत्येंद्र दहिया जी नेपाल में अताशी के रूप में जा रहे हैं, गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं, और मैंने उनको कई बार सुना है बहुत उत्कृष्ट कोटि के उद्घोषक हैं। खासकर आकाशवाणी दिल्ली में हिंदी समाचार वाचन करते हैं और विदेश सेवा में अंग्रेजी के भी उद्घोषक हैं। लेखन, अनुवाद, साक्षात्कार और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया है, और हम उसके भी साक्षी बने हैं। जब विज्ञान भवन में राजभाषा का पुरस्कार वितरण के लिए आदरणीय राष्ट्रपति महोदय आते थे तो उसका संचालन भी सत्येंद्र दहिया जी ने किया है। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बहुत महत्वपूर्ण देश है। नेपाली भाषा हमारी 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं उसमें भी शामिल है, और एक तरह से लिपि भी देवनागरी है। तो नेपाल में हिंदी का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सत्येंद्र जी से
अनुरोध करता हूँ कि वे बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहें। आप सबका हमारा सहयोग आपके साथ है। सत्येंद्र दैया। धन्यवाद डॉक्टर कर्नावट, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए भी आज ये पहला ऐसा सुअवसर मुझे मिला है कि वैश्विक हिंदी परिवार के सभी महानुभावों और विद्वजनों के बीच पहली बार इस प्रकार एक वर्चुअल रूप में उपस्थित होने का मौका मिला है और अपने विचार रखने का मौका मिला है। मैं सभी देवी और सजो प्रणाम करता हूँ और आज के क्रम से जुड़े आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि डॉक्टर कर्नावट जी ने बताया कि नेपाल के बारे में कि हमारा बहुत ही ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ हमेशा हमारे संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण रहे हैं और वहाँ पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत ही गर्व और आनंद का विषय है। डॉक्टर नूतन की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि मैं जहां भी रहूंगा एक अच्छा और सच्चा भारतीय बनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करूंगा। और बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल और भारत के हम सब जानते हैं कि बहुत ही गहरे धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध हैं, रिश्ते हैं। और मॉरिशस की भांति ही नेपाल को हमेशा भारत का छोटा भाई माना जाता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन्हें हमेशा अपने संबोधन में अपना छोटा भाई कहते हैं और नेपाल वासी भी भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं इस तरह से। लेकिन दुर्भाग्य से जैसा कि हम सब ने देखा है पिछले कुछ महीनों में कुछ सियासी और राजनीतिक कारणों से दोनों देशों के बीच में कुछ कटुता आई है कुछ संबंधों में। तो कुछ लोग मुझे डरा रहे थे, मेरे कुछ मित्र, कि तुम्हारा वहां जाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और थोड़ा सा देखभाल के और इस तरीके से मुझे कुछ मित्र बता रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसे मैं एक चुनौती और एक अवसर के रूप में देखता हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवसर है जिसमें मैं भाषा, साहित्य, संस्कृति और आपसी सौहार्द को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने की दिशा में उसका सदुपयोग किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि साहित्यिक सरगर्मियों और भाषाई एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को गति दी जाए। और कुछ एक रूपरेखा मेरे मन में, जो कि कोरोना काल में काफी समय मिला विचार करने के लिए और समय काफी लग रहा है जाने में। तो जैसा कि आदरणीय कर्नावट जी ने बताया कि सबसे पहले यह संदेश सभी को दिया जाना नेपाल में खासकर आवश्यक है कि आज से नहीं, 1992 से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल किया गया है भारतीय भाषाओं के रूप में, भारतीय भाषाओं के साथ। यानी हमारे नीति नियंताओं ने नेपाली को विदेशी भाषा माना ही नहीं, इस लिहाज से हम देखें। और दूसरा ये कि चूंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी से लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने पाया कि वहां पर नेपाली उद्घोषकों को हिंदी के उद्घोषकों की तुलना में अधिक वेतनमान और मानदेय दिया जाता है। यानी कि उस जगह पर उसे विदेशी भाषा मानकर अधिक मानदेय उन लोगों को दिया जाता है। तो ये भी एक ऐसी मतलब नेपाली भाषा को भरपूर महत्व दिए जाने वाली बात है जिसे वहां के लोगों के बीच में रेखांकित किया जाना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। और किसी के भी दिल में स्थान बनाने के लिए मुझे लगता है कि उस भाषा में बात करना बहुत जरूरी है। तो मैंने नेपाली भाषा सीखने की कोशिश शुरू कर दी है इंटरनेट के माध्यम से, और कुछ एक लोग जो नेपाली मूल के हैं उनसे मैं सीख रहा हूँ नेपाली भाषा, ताकि वहां जाकर एक जुड़ाव महसूस कर सकूं वहां के स्थानीय लोगों से और उनसे अच्छी तरह से उनकी भाषा में बात कर सकूं। मुझे बताया गया है कि नेपाल में आज तक कोई भी स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता होगी कि विश्व हिंदी सम्मेलन की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजन नेपाल के किसी भी बड़े शहर में आयोजित करने का मैं पुरजोर प्रयास करूँ। और वो मतलब वहीं का होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है सारी जगह से लोग आएंगे, बड़ा अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम कर सकता है। तो नेपाली भाषा में जितनी भी प्रतिष्ठित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वहां पर उनका हिंदी में अनुवाद, और इसी प्रकार हिंदी की कालजयी पुस्तकों का नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए एक मेरे जहन में एक ऐसा विचार चल रहा है कि वहां के लेखकों का एक ऐसा समूह हम तैयार करें जो निश्चित रूप से एक नियमित तौर पर
निश्चित रूप से हिंदी शिक्षण भावनाएं स्कूल स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर इस दिशा में मुझे कार्य करना है। और वहां पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय है, वो पहले से ही वहां पर कार्यरत है। और इन संस्थाओं से जुड़कर इनके साथ चलकर एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम किए जाने का संभावना है यहाँ पे। और निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत किया जा सकता है। और आजकल हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं। जो सूचना के बंद हुए हैं, जैसा कि निगम जी ने बताया, सीडैक की सहायता से ने जो कुछ एप्स तैयार किए हैं, उनमें से एक प्रमुख ऐप है लीला, जिसमें 14 भारतीय भाषाओं की मदद से हिंदी सीखी जा सकती है। तो मैं देखूंगा कि क्या लीला मोबाइल ऐप का प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं, जिसमें नेपाली के साथ साथ हम हिंदी भाषा को भी सीखने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें। विचार बहुत से हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक बात आ रही है कि आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं, और मैं एक रिश्ता में ज्यादा जुड़ना चाह रहा हूँ आज के कार्यक्रम में। राहुल जी को सुनने की आप सभी की तरह मेरी बहुत ही मेरे व्यवहार और जो चल रहे हैं तो समय इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अंत सभी को श्रेष्ठ दीपक जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, मैं आपके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जितने भी हमारे सभी सुदीर्घ अनुभव रखने वाले भी इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उसे भी ये विनम्रतापूर्ण आग्रह करूंगा कि भविष्य में जब भी मुझे आपके मार्गदर्शन की, आपकी मदद की आवश्यकता होगी, तो मैं साधिकार आपसे ये मार्गदर्शन दूंगा। और अनिल की गहराइयों से आभार करता हूँ मेरे प्रति विशेष के लिए, समय समय पर मार्गदर्शन, हौसला अफजाई के लिए। राजकर्णी अनिल को जब याद करता हूँ तो मुझे अक्सर मजदूर सुल्तानपुरी अपने शेर याद आता है, जो मैं समर्पित करके अपनी बात समझता हूँ कि मैं अकेले ही चला जाने पे मंजिल मगर लोग सहाते थे, कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो अनिल जी ने तैयार किया है, ये मजबूती के साथ भी आगे बढ़ता रहे और हम सब मंजिल शाम में यूं ही बढ़ते रहे, यही मेरी भी शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर कर्नावट जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सत्यन जी। आप निर्भीक होकर नेपाल जाएं, हम सब आपके साथ हैं, और नेपाल पहुंचना तो हमारे लिए बहुत सहज भी है। आपका धन्यवाद। और हमें अपने माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय को भी सुनना है, और हमारा आज का सानिध्य निश्चित रूप से विश्व हिंदी सचिवालय का है। तो मैं आदरणीय विनोद कुमार मिश्र जी से, जो महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय का, जिनका कार्यक्रम आयोजन में हम मिलकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन को कितना आयोजन किया, विश्व हिंदी सचिवालय कितनी योजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो मैं आदरणीय विनोद कुमार जी। हाँ, नमस्कार कर्नावत जी। ये प्रेमपाल शर्मा जी हैं, उन्हें बोलिए वो प्रेजेंटिंग बंद करें, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, वो हमारे आगामी सत्र के वक्त जी। मैं बहुत समय नहीं लूंगा। सबसे पहले तो मुझे वो रहीम का दोहा याद आता है। ये रहीम का दोहा याद आता है कि यूं रहीम सुख होता है बढ़त देख देख गोद, ज्यों बढ़नी अखिया निरख आखिन को सुख होत। आज 3 हिंदी के सिपाही, हिंदी के सर्जक, हिंदी के दूत विदेश जा रहे हैं, और एक तो हमारे यहाँ आ रही है सुनीता जी, बहुत अनुभवी है और बहुत दिनों से इंतजार था। और नूतन जी के जाने के बाद तो मैं अनाथ ही हो गया था। जितनी तारीफ मेरी कर रही थी उतनी तारीफ के लायक मैं हूं नहीं, बिना उनके सहयोग की चीजें हो नहीं पाती थी। और होता क्या है कि अगर आप उच्चायोग के साथ कोई न कोई मीडिएटर चाहिए, इससे सहमत होंगे दीपक पांडे जी भी, बिना मध्यस्थता के काम बनती नहीं है, काम बनता नहीं, समझ लीजिए। ये तो सूत्र वाक्य। तो एक मध्यस्थ की भूमिका उन्हें कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कहूँ माननीय अखिलेश मिश्र जी जो अपर सचिव हैं, आदरणीय डॉक्टर अनिल जोशी जी और आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर नूतन पांडे जी और दीपक पांडे जी, सुनीता जी, शिव कुमार जी और सत्येंद्र दहिया जी, और इस आभासी दुनिया से जुड़े जितने लोग जिन्हें मैं देख रहा हूँ, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कम से कम भारत सरकार की नींद टूटी और 3 दिए हमें, और ये जहां भी जाएंगे। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मॉरिशस सुनीता जी आ रही हैं। तब हम भी 11 थे, 1 हो गया था, अब फिर 1 मिलके 11 होंगे मुझे लगता है। और जब मैं हिंदी की बात करता हूँ तो बस 2-1 बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि वर्षों से हिंदी समय के धनुष पर प्रत्यंचा की तरह तनक बैठी है। और हमारा उद्देश्य सचिवालय इसलिए बना ही था कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को ले जाना है, तो संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य संधान के लिए बार बार खींची जाती है, किंतु कंपन आड़े आ जाता है। तमाम के आवश्यक संतुलन में साधे जाने की जो महनीय कामना के साथ दूसरी ओर समूचा जनमानस जो टंकार का जयघोष सुनने को आकुल है, और इस अकुलाहट में हम यहाँ भूल जाते हैं कि टंकार की गूंज धनुष से नहीं प्रत्यंचा से होकर निकलती है। समय का धनुष प्रत्यंचा को कान तक खींचने से पूर्व ही कंपन दे जाता है। इस कंपन को दूर करने की जरूरत है और ये मंच सशक्त है, मुझे विश्वास है कि कंपन दूर होगा। और फिर न तो लक्ष्य भेदन और न ही प्रत्यंचा से टंकार का जयघोष सुनना असंभव रह जाएगा। और जब तक हम आंकड़ों की जादूगरी या सरकारी आदेश प्रोत्साहन की जो कागजी आकांक्षा है, इससे हिंदी को मुक्त नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हम कर पाएंगे। और एक सुखद लक्षण यह है कि सारी चीजें दूर हो रही हैं और हिंदी स्वयं सक्षम बन रही है। और आगे अगर सरकारी सहयोग मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और विश्व सचिवालय हर तरह का सहयोग करने को तैयार है वैश्विक स्तर पर, जो हमारी सीमाएं हैं उस सीमाओं में रह करके। और मुझे लगता है कि सुनीता जी के आने के बाद और थोड़ा सक्षम होगा, बस वो मध्यस्थता की भूमिका निभाए। वो कठिनाई भी कभी कभी आएगी, लेकिन हम लोग मिल बांट के एक दूसरे से अपना दर्द साझा कर लेंगे। नूतन जी मुस्कुरा रही हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। हमारा वहां आने जी तो एक और जो हजारों वर्षों की हिंदी की लंबी यात्रा है और इसकी सफलता का जो जयगान है, और दूसरी ओर जो नई नई चुनौतियां रोज आती हैं, इससे नए नए गवाक्ष भी खुलेंगे। विचार मंथन के हेतु मैं हिंदी की जो बुद्धि सभा है उसको आवाज देता हूँ कि हिंदी की जो रेल है वो संस्कृत की पटरी पर तेजी से दौड़े और मूल्यबोध सौंदर्य की जो वैचारिकी है, उसकी जो भावभूमि है और उसका जो अखंड चिंतन है, उससे सुसज्जित परिवेश मिले। हिंदी की जो संतानों की ताकत से ही हम हिंदी को महिमा मंडित कर सकते हैं। केवल रोजी रोटी और रोजगार के माध्यम की भाषा बनकर हिंदी का हम एकांगी विकास कर पाएंगे। इसके आगे भी सोचना होगा और इसकी ध्यानदार प्रस्तुति शायद सृजनशीलता के अभाव में संभव न हो। ढेर सारी बातें हैं फिर कभी, और अन्य वक्ताओं को सुनना है हमें। सबसे पहले तो आज के दोनों वक्ताओं के प्रति आभार, और जो 3 नवागत हमारे हैं इन सबका तहे दिल से स्वागत। दूर इस टापू से आप आए और जहां भी जाएं ढेर सारी संभावनाएं हैं। और सत्येंद्र जी, डरने की जरूरत नहीं है, नेपाल बड़ा प्रिय देश हमारा है और अपने ही डराते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और नेपाली हमारे सिक्किम राज्य की राजभाषा है, केवल नेपाल की बपौती नहीं, सिक्किम की भी राजभाषा है, तो भारतीय भाषाओं की श्रेणी में शुमार है। और नेपाल को हम लोग अलग मानते ही कहाँ है, अगर मानते तो ढेर सारे सवाल खड़े होते। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये जो कूटनीतिक बातें इसको न करते हुए इस मंच को सशक्त बनाने के क्रम में हम आगे बढ़े, और अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ। और आप सबका एक बार से स्वागत और आभार। विशेष रूप से जगन्नाथन जी को मैं 20 वर्ष बाद देख रहा हूँ, उनके प्रति प्रणत निवेदन करता हूँ। और आप हिंदी के ऋषि हैं और भाषा मर्मज्ञ हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और हमारे सभी साथियों के लिए ये एक प्रेरणा भी रहेगी। आपके जो वचन आज आपने जो विचार व्यक्त किए हैं। अब मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि विदेश मंत्रालय के अपर सचिव आदरणीय श्री अभिषेक मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। मैंने उनका विस्तृत परिचय पहले ही दिया था। कई देशों का अनुभव है और जब हमारे इतने वरिष्ठ प्रशासक, वरिष्ठ अनुभवी, वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन हमें मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और जो विदेश मंत्रालय में है तो इन सब साथियों को जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा उससे कार्य करने की मैं समझता हूँ एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। तो मैं आदरणीय अभिषेक मिश्र जी से निवेदन करता हूँ कि वे मार्गदर्शन दे, हमें उद्बोधित करें। आदरणीय अभिषेक मिश्र जी। अखिलेश मिश्र। सर आपका माइक्रोफोन पर। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम और मैं प्रारंभ करना चाहूंगा प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को और अनिल जोशी जी, डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी को और शैलजा सक्सेना जी को इस अत्यंत उत्कृष्ट आयोजन के लिए, और आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं डॉक्टर नूतन पांडे जी और दीपक पांडे जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कितने स्नेह से जो 3 नए अधिकारी जा रहे हैं विदेश सेवा में, उनको जिस तरीके से, जिस आत्मीयता से अपने अनुभव उन्होंने शेयर किया है और जो सुझाव दिए हैं वो मैं भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, वो बहुत और मैं सुनीता पाहुजा जी को, शिव कुमार निगम जी को, सत्येंद्र दहिया जी को हृदय से बधाई देता हूँ। और उनका, जो कि मैं भी डिप्लोमेटिक सर्विस में हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विस में, तो मैं आप सबका भारतीय विदेश सेवा में हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। मैं हृदय से आप लोगों को बधाई देता हूँ। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि इन तीनों देशों में जहां आप जा रहे हैं, हमारे अत्यंत घनिष्ठ संबंध हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। और तीनों ही देशों में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या काफी बड़ी है। और मैं मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में आने से पहले मैं ICCR का डायरेक्टर जनरल था, तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो ICCR और विदेश मंत्रालय की जो धारणा है कि हम विदेशों में हिंदी के टीचर्स, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करें, उसके पीछे जो हमारी धारणा है वो ये नहीं है कि भारत कभी भी अपनी संस्कृति या अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपना चाहता है, बल्कि हम चाहते हैं कि भाषा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से और जो कलाएं हैं उनके माध्यम से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके हमें अपने दोनों देशों के बीच में संबंधों को और मजबूत और प्रगाढ़ करने का अवसर मिले, जनता के स्तर पर हमारी समझदारी बढ़े। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, मूल मंत्र है, वो संबंधों को सुदृढ़ करना और जन स्तर पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव और स्नेह बढ़ाना और मैत्री भावना प्रगाढ़ करना। जहां तक शिक्षण का प्रश्न है, आप सब लोग काफी अनुभवी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि इसे जो बहुत बड़े गुरु हमारे हुए थे, गुरु नानक जी, उनके बारे में कहा जाता है कि आप एक गुरु और आप एक चेला। तो मैं समझता हूँ कि गुरु के लिए ये अनिवार्य है कि उसमें निरंतर नया नया सीखने की भी तलब हो। खास करके जो लोग विदेशों में शिक्षक बन के जा रहे हैं, उनके लिए ये अत्यंत अनिवार्य है कि उन देशों के इतिहास, उन देशों की संस्कृति, समाज, सभ्यता, साहित्य, भाषाओं के विषय में वे सीखने का सकारात्मक प्रयास अवश्य करें। और जैसा उपनिषद में कहा गया है कि गुरु और शिष्य की के बीच का जो संबंध है वो एक तरफा नहीं है। जो हमारी अभिधारणा रही है वो हमेशा द्विपक्षीय रही है, आदान प्रदान की रही है। सहना ववतु सहनौ वुनक्तु,
सह वीर्यं करवावहै देहि मे ददामिते इमे देहि न तदधे। तो you give and also I give. You place your energies in me and I also place my energies in you. तो that is तो वो हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारा उद्देश्य है जो द्विपक्षीय आदान प्रदान का है, वो ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि विदेशों में कई देशों में मैंने काम किया है, तो एक ही अंगूठी हर उंगली में फिट नहीं बैठती। तो जो हमारा अनुभव किसी एक देश के लिए या किसी एक प्रदेश के लिए शिक्षण का रहा है, वो हर देश में उपयुक्त हो ये आवश्यक नहीं है। तो आपके शिक्षण की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आपने विदेशी छात्रों को अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में किस तरीके से सहभागी बना पाते हैं। मेरा सुझाव ये होगा कि आप अधिकाधिक मित्र बनाइए, उनसे सुझाव लीजिए और उनसे आप आग्रह करें कि वो विचार आपको दें कि जो हिंदी का शिक्षण है उसको और प्रभावी, उसको और अधिक रुचिकर और उसको और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए हमारे स्थानीय विदेशी मित्रों के लिए। तीसरा बिंदु मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जो भी हम आदान प्रदान करते हैं, खास करके जो छोटे हमारे नजदीकी मित्र देश हैं, उनमें ये बहुत आवश्यक है कि जो उपनिषद का मंत्र है कि श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, श्रिया देयम, धिया देयम, धिया देयम। हमें श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक दान करना चाहिए, अपमानजनक तरीके से दान नहीं देना चाहिए। उदारता पूर्वक ध्यान देना चाहिए, किंतु संकोच के साथ देना चाहिए, क्योंकि देने में शायद कोई त्रुटि रह गई। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप स्थानीय जनता के प्रति, उनकी अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति, उनकी परंपराओं की समृद्धि के प्रति हृदय से सम्मान का और आदर का भाव रखें। बुद्धिमत्ता मित्रों शरीर के आकार से या त्वचा के रंग से नहीं आती, और यह भी अत्यंत आवश्यक है कि राजनीतिक संबंधों में कोई छोटा भाई और बड़ा भाई नहीं होता। राजनीतिक संबंधों का मूल मंत्र होता है सॉवरेन इक्वालिटी। जो सार्वभौम देश है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, विकसित हो, अविकसित हो, वो सब एक बराबर है। तो ये हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में कोई आपको छोटा भाई बड़ा भाई मान सकता है, लेकिन एक देश के रूप में वे सब के सब समकक्षीय हैं, सब बराबर है। और दूसरी बात यह है कि हर देश की अपनी सांस्कृतिक विरासत है, हर देश की विशिष्टता है, हर देश के का अपने देश की संस्कृति के प्रति, भाषाओं के प्रति, परंपराओं के प्रति मोह है और आत्म गौरव की भावना है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और जहां तक भारतीय संस्कृति का प्रश्न है, वो इतना विशद है, इतना विविधतापूर्ण है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे आपको लगेगा कि कुछ न कुछ भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है, लेकिन हर देश में कुछ ऐसा मिलेगा जो कि भारतीय संस्कृति के जो मुख्य मूल धारा है उससे थोड़ा अलग भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेल है और जो थोड़ा जो भिन्नता है, ये दोनों हमारे ये संयोग हमारे लिए एक सुअवसर है कि हम समानताओं का समन्वित रूप से आनंद मनाएं, समारोह करें, तो विविधताओं से एक दूसरे को नयापन, एक दूसरे से सीखने की ललक रखें। तो जो आप कार्यक्रम विदेशों में करेंगे उनकी रूपरेखा इस तरह से नियत करें कि वे विदेशी स्थानीय मित्रों के लिए सर्वाधिक अनुकूल, सर्वाधिक सुविधाजनक और सर्वाधिक आनंद के विषय बने। तीनों देशों में हिंदी भाषी लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, तो हिंदी भाषी और गैर भारतीय मूल के भी लोग। आपके कार्यक्रमों और कार्यक्षेत्र की परिधि व्यापक होनी चाहिए, यथासंभव समावेशी होना चाहिए। आपका एक राजनीतिक अधिकारी के रूप में जो उत्तरदायित्व है वो किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं। आपका जो दायित्व है वो पूरे देश के लिए है, जैसे पूरे मॉरिशस के लिए, ट्रिनिडाद टोबैगो के लिए, नेपाल के लिए, और ये तीनों ही देश काफी विविधतापूर्ण है। तो केवल हिंदी मूल के, हिंदी भाषी लोगों के या भारतीय मूल के लोगों तक ही आप अपना दायरा सीमित न रखें। मित्रों, आप जिस समय जा रहे हैं ये
हमारे देश के लिए और हम सब के लिए भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और विशेषतः हिंदी के प्रशिक्षण के लिए ये एक अत्यंत उत्कृष्ट समय है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत प्रयास से संस्कृति को और हिंदी भाषा को अत्यंत शीर्षस्थ स्थान प्रदान किया है। विदेशों में भी आपने ध्यान दिया होगा कि उनके अधिकांश भाषण हिंदी में ही होते हैं। उनके कार्यकाल में हिंदी की गरिमा में और गौरव में अभूतपूर्व आशातीत वृद्धि हुई है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो नई शिक्षा नीति कुछ दिनों पहले सूचित की गई है, उसमें भारतीय भाषाओं के संवर्धन को अत्यंत उच्च प्रमुखता दी गई है। हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए रोजगार के अनेक नए नए अवसर उत्पन्न होंगे उस नीति के कारण। शिक्षकों की, शिक्षा सामग्री बनाने वालों की, डिजिटल कंटेंट उत्पन्न करने वालों की और खास करके बहुभाषी शिक्षकों और तकनीकी मानव संसाधनों की अत्यंत आवश्यकता बढ़ेगी। उनके लिए रोजगार के अवसर नए नए बनेंगे। इसलिए यह अत्यंत उत्साह का विषय है कि आप ऐसे समय पे जा रहे हैं जबकि हमारी शिक्षा नीति न केवल भारत में बल्कि विदेशी हिंदी के छात्रों के लिए भी नई संभावनाएं उत्पन्न करेगी। मित्रों, चूंकि इस आयोजन में इस मंच पर बहुत से विद्वान और बुद्धिजीवी जन संलग्न है, इसलिए मैं इस मौके का उपयोग उठाना चाहूंगा। जो कुछ प्रश्न है जो कि मुझे चिंता में रखते हैं, उनको भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। भाषा मित्रों केवल शब्दों का समुच्चय मात्र नहीं है, या उन शब्दों का हम एक नियत व्याकरणबद्ध तरीके से बोलचाल में उपयोग कैसे करें, केवल उस मात्र का नाम नहीं है। भाषा केवल कम्युनिकेशन या संवाद का, डायलॉग का माध्यम मात्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो गूगल ट्रांसलेशन और सीरी जैसे बहुत सारे जो रोबोटिक एप्लीकेशंस हैं, उनके चलते हमको हिंदी और दूसरी भाषाएं सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मित्रों, मैं समझता हूं कि भाषा की भूमिका अत्यंत गंभीर है और उसका महत्व हमारे जीवन में संवाद से कहीं बहुत बड़ा है। वह संस्कृति का, दर्शन का, मूल्यों की भाषा संवाहिनी, प्राणवाहिनी होती है। भाषा के वृक्ष को, उसके मूल को निरंतर जल और उर्वरता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बिना पोषण तत्वों के बौद्धिकता, चिंतन का, सृजनशीलता के भाषाएं सूख जाती हैं, अपनी जीवंतता खो बैठती है। ये चिंता की बात है कि संभवतः हिंदी भाषियों की संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे ऐसी आशंका है कि उसका प्रसार केवल सतही रूप में हुआ है भारत में भी। ऐसे ही मैथिली, भोजपुरी, अवधी बोलने समझने वालों की संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनमें जो पारंपरिक ऊर्जा हुआ करती थी, साहित्यिक और बौद्धिक ऊर्जा हुआ करती थी, शायद आज दृष्टिगोचर नहीं। मैं समझता हूँ कि आप जैसे बुद्धिजीवियों को और खास करके जो युवा पीढ़ी है उसके लिए युद्ध स्तर पर इस दिशा में नई ऊर्जा भाषाओं में कैसे डाली जाए, इसके लिए सार्थक प्रयास करने का एक अभियान शुरू होना चाहिए। और इसमें जो वरिष्ठ विद्वान है, वही वरिष्ठ चिंतक है, भाषाविद है, लेखक है, उनका मार्गदर्शन अनिवार्य है। भाषा के स्वरूप के विषय में प्राय मैं चिंतित रहता हूँ कि क्या देवनागरी लिपि को छोड़कर रोमन लिपि में हम अगर हिंदी को पढ़ाएं तो क्या ये उचित है? विदेशी भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण हिंदी में हो, उसकी सीमा कहाँ तक? क्या जैसे एक फिल्म आई थी जब वी मेट, तो अगर इस तरीके से हिंदी का प्रसार हो रहा है तो इसके लिए क्या हम संतोष कर सकते हैं या उसके लिए हमें खुशी होनी चाहिए, या ये चिंता का विषय है? मैं समझता हूँ मित्रों कि जैसा संस्कृत में एक श्लोक है कि मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। मूल से कटकर हिंदी विकसित और प्रफुल्लित नहीं हो सकती। तो जड़ से कटने का, जड़ से दूर होने के जितने प्रयास हैं या कुछ षड्यंत्र हैं, उनके प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए हम सबको। मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदी और संस्कृत का जो संबंध है और जो वर्णमाला
है वो दोनों की एक ही है, देवनागरी लिपि में है। वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट वर्ण व्यवस्था है, पूर्णतया वैज्ञानिक है, स्वर और व्यंजन ध्वन्यात्मक क्रम में व्यवस्थित है और देवनागरी लिपि 100% ध्वन्यात्मक है। जो यूरोपीय भाषाएं जिनको हम फोनेटिक मानते हैं, स्पेनिश, इटालियन, उन सबसे भी कहीं अधिक ध्वन्यात्मक है। देवनागरी की यह अद्भुत विशेषता रोमन लिपि में संप्रेषित नहीं हो सकती और यह गुण, मूल गुण, वो नष्ट हो जाएगा अगर हम देवनागरी में या किसी और तरीके से हम हिंदी का संप्रेषण करते हैं। एक और विशेषता है जो कि हिंदी को और संस्कृत को ऊर्जा देती रही है, संजीवनी शक्ति देती रही है, वो शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों की संरचना और उसका उद्गम कैसे होता है। अंग्रेजी में अगर हम काऊ की बात करें या हॉर्स की बात करें तो इन शब्दों से गाय का या घोड़े का जो बोध होता है वो केवल रूढ़ ही के चल कारण है, उनके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है कि हम काऊ को गाय क्यों बोलते हैं और हॉर्स को हॉर्स शब्द का जो ध्वनि है उससे हम घोड़े को क्यों जोड़ते हैं। केवल उपयोग होता रहा है परंपरावश, इसलिए हम इन शब्दों को अर्थ समझते हैं। लेकिन हिंदी में और संस्कृत में जो शब्दों की उत्पत्ति है वो गुण के बोधक है और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। जैसे सोम या मधु, तो उनका जो मूल अर्थ है वो परमानंद, समरसता का द्योतक है। अतः वह मधु या सोम शहद, हनी का भी प्रतीक हो सकता है, परंतु वह परमात्मा का भी नाम है, क्योंकि जो परम आनंद से पूर्ण है, जो परमानंद का दाता है, वो परमात्मा है। वह शराब पीकर नशे में धुत होने वाले मधु या सोम से उसका संबंध जोड़ना अनुचित है। मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माधीरदः सन्तु ओषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। तो अगर हम मधु का अर्थ केवल हनी से संबंध जोड़ते हैं तो हम ये कैसे कहेंगे कि हमारे वायु में मधु का भाव हो, हमारे समुद्रों में और नदियों में मधु हो, गांवों में मधु हो, औषधियों में मधु हो, जो सूर्य चमक रहा है हमारा पिता वह मधुमय हो, आकाश मधुमय हो। तो ऐसे ही पिता, यह पाति सर्वान् स पिता। पा शब्द का अर्थ है रक्षण, रक्षा जो सबकी करता है, जो सबका रक्षण करता है वह है हमारा पिता। यो बिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता, जो स्नेह पूर्वक जननी अपने सभी संतानों का सुख और उन्नति चाहती है वह माता है। तो ये तो माता और पिता केवल व्यक्तियों के बोधक नहीं है, माता और पिता ईश्वर के नाम और ईश्वर के गुण है। केवल मॉम और डैड के अर्थ में उनका अर्थ लेने से अर्थ का अनर्थ होगा और बहुत परिणाम उसका घातक होगा। ऐसे ही अब अक्सर हम सुनते हैं जो ऋग्वेद में है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, तो ये केवल एक जुमला बन के रह जाएगा अगर हम उस मंत्र का अर्थ नहीं समझते हैं। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाहु रथो दिव्यस्य सपूर्णा गरुत्मान एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इंद्र क्या है, उसका जो इंद्र शब्द का उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति है वो इति शब्द से है। इति शब्द का अर्थ है परमेश्वर, परम ऐश्वर्य जिसका है वो इंद्र है। यह इंदति परम ऐश्वर्यवान भवति स इंद्र, जो अखिल ऐश्वर्यवान है उस परमात्मा का नाम इंद्र है। मेद्यति स्नेह्यति स्नेह्यते वा स मित्र, जो सबसे स्नेह करने वाला है और सबके लिए प्रीति करने योग्य है उस परमेश्वर का नाम मित्र है। वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः वृणोति, जो वर्ण करता है, जो वर्ण करने के योग्य है वह वरुण है। तो जो परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है उसका नाम वरुण है। जो विद्वानों को और मोक्ष चाहने वालों को स्वीकार करता है और उनको उनके द्वारा पूजित होता है, ग्रहण करता किया जाता है, उसका नाम वरुण है।
भूजलयोः यो अंचति अच्यते अगत्यंगत्येति सो अयम अग्निः। अग्नि का जो उत्पत्ति है वो अग से हुआ है, जो कि ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने वाला है, प्राप्त होने वाला है, पूजा करने वाला है, सबसे आगे जो होता है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। ये जलाने वाली जो फायर अंग्रेजी में बोलते हैं उससे उसका इक्विवेलेंट नहीं है। यो वाति चराचरम जगत हरति बलिनाम बलिष्ठम सवायु। जो चराचर जगत का धारण करता है, जीवन प्रलय करता है, बलवानों से भी बलवान है, वह वायु है। दिव्य है, जो प्रकृति आज दिव्य पदार्थों में व्याप्त है। सुपर्ण है, जिसका कर्म पूरा है और पालन उसका उत्तम है। गरुत्मान है, जिसकी आत्मा का स्वरूप अत्यंत महान है। मातरिश्वा जो वायु के समान अत्यंत बलवान है। तो ये शब्द व्यक्ति बोधक नहीं है, ये गुण बोधक है। तो बिना इन शब्दों की वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति के ज्ञान के हम एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का अर्थ नहीं समझ सकते हैं। मित्रों, हर भाषा में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, लेकिन मैं इस पक्ष को आपके समक्ष इसलिए सादरपूर्वक रहता हूं क्योंकि विश्व के शायद किसी भी अन्य भाषा में हमारे वैदिक ऋषियों ने अक्षर को और अक्षर की ध्वनि को और नाद का इसका प्रत्यक्ष संबंध जो परमात्मा से, जो परम ब्रह्म से स्थापित किया है, वह किसी भी संस्कृति में, किसी भी दर्शन में, किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है। वाग वही ब्रह्म, वाग्वाउ नामनो भूयसी, वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति, यद वै वांग अभविष्यत न धर्मो विज्ञापयिष्यत, न सत्यम नानृतम न साधु न हृदयज्ञो वागैव एतत् सर्वं विज्ञापयति वाचम उपास्वैति। वाणी नाम से, संज्ञा से बड़ी है, क्योंकि वाणी से ही ऋग्वेद आदि शास्त्रों, मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों, पक्षियों, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधु असाधु, हृदय के प्रिय और अप्रिय सबका बोध होता है। सबका ज्ञान वाणी ही कराती है। इसीलिए वाणी को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करो। विश्व में कहीं भी यह विराट दर्शन, यह आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष अक्षर के प्रति और वर्णमाला के प्रति और भाषा के प्रति देववाणी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में नहीं पाई जाती है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि हिंदी को अपनी उर्वरता, अपनी आत्मशक्ति और अपनी संजीवनी शक्ति बनाए रखनी है, तो उसे निरंतर जो संस्कृत के मूल में जो अमृत है उससे निरंतर ऊर्जा पाती रहनी चाहिए। और इसमें हम सभी का बहुमूल्य योगदान होना चाहिए। तो जो हिंदी का विकास, मैं विदेशों में शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के भीतर हिंदी के विकास और हिंदी के शिक्षण और प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात कर रहा हूँ। इसमें ये अनिवार्य है कि हमें हिंदी के विकास के प्रति जो दिशा है उसमें कोई दुविधा नहीं। एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया। और विदेश मंत्रालय की ओर से, एक मित्र की ओर से, यदि मैं किसी भी समय आपके काम आ सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और विदेश मंत्रालय में भी एक हिंदी का विभाग है, भारतीय भाषाओं का विभाग है। और जिस क्षेत्र का मैं आजकल इंचार्ज हूँ, डेवलपमेंट पार्टनरशिप कोऑपरेशन, उसमें भी जो हमारे जो एंगेजमेंट्स हैं, हम जो प्रोग्राम करते हैं डेवलपमेंट पार्टनरशिप के, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें हम 14,000 इंडिविजुअल्स को ट्रेन करते हैं, हर साल ऑफर करते हैं छात्रवृत्ति। इसके अलावा एक नया विभाग खोला गया है जो कि सांस्कृतिक और हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, और संस्कृत का जो विशद आयाम है उसको उपयोग करके हम दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे बढ़ाएं। तो मैं जो विदेशी सेवा में जाने वाले हमारे मित्र हैं, हमारे अधिकारी हैं, नवनियुक्त,
सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि मौका हो तो आके कभी मिले मुझसे। खास करके नेपाल में मैं काठमांडू में पोस्ट में काम भी कर चुका हूँ 96 से 99 और संस्कृति विभाग का मैं अध्यक्ष था, प्रथम सचिव था, और विदेश मंत्रालय में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉर्थ था, क्योंकि नेपाल और भूटान का काम देखता है। तो नेपाल मुझे बहुत प्रिय भी है और जो संबंध है वो उनमें एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसमें संस्कृति और भाषा बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सबको मेरा प्रणाम, सबको साधुवाद, और इतने उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। बहुत ही प्रेरक और मार्गदर्शी उद्बोधन आपका रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही है हमारे साथियों को, खासकर कि भाषा केवल संवाद नहीं होती है, प्राणवाहिनी होती है, और उसके शास्त्रीय पक्ष को भी आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। आपका वैश्विक हिंदी परिवार, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के संयोजक और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय अनिल जी को आमंत्रित करता हूं। और इस समय उनका आभार प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे इंग्लैंड और फिजी में द्वितीय सचिव की भूमिका भी अदा कर चुके हैं और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक, क्योंकि फिजी में तो मैंने स्वयं जाकर देखा था कि कितना उत्कृष्ट कार्य उन्होंने देखा है, अनेक सम्मेलन, अनेक गोष्ठियों का और कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तो मैं अनिल जी से कहूंगा कि आभार प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात करें। अनिल जी। धन्यवाद जवाहर जी। समय चूंकि हमारी दूसरी गोष्ठी का हो चुका है तो इसलिए समय बहुत कम है, परंतु मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अखिलेश मिश्र जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उस समय निकाल कर आए और पूरी तैयारी से आए। उन्होंने इतने विस्तार से सभी को जो वास्तव में मार्गदर्शन किया है वो इन सब लोगों के लिए भी, हमारे साथियों के लिए बड़ा यादगार रहेगा। और जाते जाते उन्होंने जो एक प्रस्ताव दिया है कि ये सब उनको आकर मिले भी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उनको जो है ये एक अच्छा अवसर है कि आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के भी महानिदेशक रहे हैं, तो आपके अनुभवों का लाभ अवश्य मिलेगा। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप जरूर जाकर मिले और आप व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कार्यक्रम की तो एक सीमा होती है, तो आपके साथ वो अपने अनुभव साझा करेंगे। वो हमसे आज हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए, परंतु मुझे लगता है कि भाषा के और संस्कृति के प्रति जितनी गहरी निष्ठा और समर्पण का भाव उनमें है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे सहयोगी के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में हमसे लगातार आगे भी जुड़ेंगे। आपका बहुत आभार। हम जो ये कार्यक्रम करते हैं वो विश्व हिंदी सचिवालय के साथ करते हैं। विनोद मिश्र जी हमारे साथी हैं, भाई हैं, मित्र हैं, तो उन्होंने भी आकर अपनी शुभकामनाएं दी और सुनीता जी का विशेष रूप से वो प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, उनका बहुत आभार। दीपक जी ने और नूतन जी ने अपनी शुभकामनाओं के साथ साथ अपने अनुभव साझा किए, बहुत धन्यवाद। उन दोनों ने अपने अपने देशों में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है और निश्चित रूप से उनके पास ऐसे अनुभव है जिससे सभी को लाभ मिलेगा। जहां तक ये तीनों लोग जो जा रहे हैं उनकी बात है, तो मैं अगर कुछ कहना चाहूँ कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये 3 अधिकारी नहीं जा रहे। हमारे जो ये वैश्विक हिंदी परिवार से इनका संबंध है वो कोई ऐसा संबंध नहीं है कि आज हमने इनको कार्यक्रम के लिए बुलाया हो। ये हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारे हिस्से हैं। और तीनों के तीनों जो है, मुझे ध्यान है कि वैश्विक हिंदी परिवार जिस दिन बना था उस दिन प्रारंभ में इन 3 लोगों, अगर पहले 20-25 लोगों को जोड़ा था तो उसमें ये तीनों लोग थे। और दूसरी बात यह है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। मतलब ऐसे नहीं कि कभी 1 दिन 2 दिन, ये तो मेरे विभाग के ही लोग हैं। निगम जी ने बताया भी, और सुनीता जी भी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से हैं, और राजभाषा विभाग से सत्येंद्र दैया जी है। तो तीनों के तीनों हमारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं बहुत भीतर से जानता हूं कि वो भाषा के प्रति कितना उनका समर्पण है और किस तरह की उनकी योग्यता और प्रतिभा है। जहां तक वहां क्या करना चाहिए उसकी बात है, बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं भी 2 टेन्योर्स में रहा हूँ
ब्रिटेन में भी और फिजी में भी। परंतु मुझे आज एक वाक्य पढ़ा था, तो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहीं उद्धृत किया, और उसमें वो वाक्य ये था कि रास्ता ही रास्ते को बताता है। तो आप जब जाएंगे रास्ता, आप रास्ते पर चलेंगे तो आपको रास्ता अपने आप आगे का रास्ता बताएगा। और जैसे आदरणीय मिश्र जी ने कहा कि उंगली, हर एक उंगली एक जैसी नहीं होती, तो कहाँ पर क्या करना है आपको वहां पर जो हिंदी के लोग काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ संपर्क करना होगा, उनसे फीडबैक लेना होगा। निश्चित रूप से आप रास्ता निकालेंगे। आप लोगों ने प्रौद्योगिकी की बात की है, और बाकी जो वहां पर साधन है उनका उपयोग करके आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा रास्ता निकालेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारे 3 अधिकारी नहीं, 3 कार्यकर्ता, 3 प्रचारक, 3 ऐसे लोग जिनके मन में हिंदी के प्रति गहरी निष्ठा है, वो जा रहे हैं। तो आज मेरा आप ये नोट कर लीजिए कि 3 देशों को कवर करेंगे, और 3 बहुत महत्वपूर्ण देश हैं ये लोग जाने वाले हैं। तो 3 देशों में हमारी मित्रता के दूत, हमारी भाषा और संस्कृति के दूत जा रहे हैं, उसका परिणाम निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम सब इन सब लोगों की उपलब्धियां आने वाले समय में देखेंगे, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। समय कम है, मैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ, जवाहर जी को इतने अच्छे संचालन के लिए, और राजेश जी को संयोजन के लिए, शैलजा जी को स्वागत के लिए। आइए हम कुछ कार्यक्रम के और कुछ प्रश्न अखिलेश ने उठाए थे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारा एक कार्यक्रम जो ये सप्ताह में कार्यक्रम होता है, इसमें 2 पक्ष रहते हैं, 2 सत्र होते हैं। एक सत्र हर बार केवल भाषा पर केंद्रित होता है, और आदरणीय राहुल देव जी इसका प्राय संयोजन करते हैं। तो उसमें भाषा से जुड़े जो आपके सवाल हैं कि कितनी अंग्रेजी मिल सकती है, जब कोई मैट ठीक है कि नहीं है, तो इन सब सवालों पर ही हम लोग निश्चित रूप से हर सप्ताह विचार करते हैं। हम चाहेंगे आगे आपको भी हम वक्ता के रूप में और आपका भी योगदान ले, तो आप इन सत्रों में, और इन सत्रों की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए दूसरे कार्यक्रम की तरफ।